साल 2167 में डीमन रेस ने पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया था और आखिरकार ह्यूमैनिटी गिर चुकी थी। शहर खंडहर बन चुके थे, आसमान राख से जल रहा था और उम्मीद बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थी। इस तबाही के बीच इन्वेडर्स के सामने सिर्फ एक आदमी अब भी खड़ा था। उसका नाम था सीचन, एक एसएस रैंक्ड लाइटनिंग असैसिन और ह्यूमैनिटी की आखिरी उम्मीद। ये सब 7 साल पहले शुरू हुआ था, जब कई डीमन किंग्स धरती पर उतरे थे। उनमें से एक था ताकतवर लैन यू, जिसकी अराइवल ने इंसानियत के पतन की शुरुआत कर दी थी। अब सीचन के सामने खड़ा लैन यू उसे तिरस्कार से नीचे देख रहा था। वो हंसा और उसे पैथेटिक गार्बेज कहकर इंसानी जाति की कमजोरी का मजाक उड़ाया। एक क्रूर मुस्कान के साथ डीमन किंग ने ऐलान किया कि सीचन का अब सिर्फ एक आखिरी मकसद बचा है। लैन यू के हाथ में काली सिनिस्टर एनर्जी इकट्ठा होने लगी। वो मरोड़ खा रही थी, धड़क रही थी और बेहिसाब पावर से भरी हुई थी। उसने घोषणा की कि सीचन उसका खाना बनेगा। उसकी ताकत के साथ एब्जॉर्ब होकर बिना किसी हिचकिचाहट के उसने हमला कर दिया। भारी एनर्जी ब्लास्ट सीचन की तरफ तेजी से बढ़ा। उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही वो उस पर टकराया, यादें उसके दिमाग में उमड़ पड़ी। सबसे पहले उसे वे लोग याद आए जिन्हें उसने खो दिया था। उसकी प्यारी बहन घायल और बेबस पड़ी हुई। फिर उसने अपने गिरे हुए साथियों के चेहरे देखे, जो आखिरी दम तक उसके साथ लड़े थे। आखिर में उसके महान मास्टर की छवि उसकी आंखों के सामने आ गई, वही आदमी जिसने उसे सालों तक ट्रेन किया था। गुस्सा उसे पूरी तरह निगल गया। ये सब लोग डीमंस ने उससे छीन लिए थे। इसी वजह से सीचन ने कसम खाई कि चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए, वो लैन यू को अपने साथ लेकर डूबेगा। उसने अपने अंदर बची हुई हर चीज इकट्ठा की और अपनी अल्टीमेट एबिलिटी एक्टिवेट की, टर्मिनस आर्क। उसकी देह से अंधा कर देने वाली रोशनी का एक जबरदस्त विस्फोट फूटा। शॉक्ड डीमन किंग हिल भी नहीं पा रहा था। वो अविश्वास में घूर रहा था, सोच रहा था कि एक इंसान के पास इतनी पावर कैसी हो सकती है। जैसे जैसे उसका शरीर टूटने लगा, सीचन ने अपनी बची हुई सारी ताकत एक आखिरी बेबस हमले में झोंक दी। रोशनी और तेज हो गई, सब कुछ निगलती चली गई। उन आखिरी पलों में उसकी घायल बहन की याद फिर से उसके जहन में कौंध गई। फिर उसके मास्टर की छवि आई, जिसने उसे अंतहीन ट्रेनिंग के सालों में रास्ता दिखाया था। आखिर में उसे अपना खुशहाल परिवार याद आया, एक शांत समय जो अब कभी वापस नहीं आएगा। अपनी किस्मत स्वीकार करते हुए सीचन को गहरा पछतावा हुआ। उसे अफसोस था कि वो उन्हें बचाने के लिए काफी मजबूत नहीं था। काश वो बस थोड़ा और ताकतवर होता, शायद तब सब कुछ अलग होता। जैसे जैसे विस्फोट जारी था, डीमन किंग ने गुस्से में उसे कोसा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो एक इंसान, जिसे वो इंफीरियर रेस कहता था, के हाथों हार रहा है। मौत के पल में भी सीचन को इस बात का अफसोस था कि उसने डीमंस का लेयर पहले क्यों नहीं खोजा। अगर उसने पहले डीमन किंग को रोक दिया होता तो शायद ये सारी तबाही टल सकती थी। शायद उसने अपने जीवन में इतनी जल्दी सब कुछ नहीं खोया होता। अचानक वो चकाचौंध करती रोशनी गायब हो गई। सीचन को सिर्फ छत पर लगी एक लाइट फिक्सचर दिखाई दी। धीरे धीरे उसने आंखें खोली, अभी भी चकराया और उलझा हुआ। उसका शरीर अजीब लग रहा था, लेकिन बिल्कुल सुरक्षित था। चारों ओर देखकर उसने महसूस किया कि वो एक साधारण कमरे में बिस्तर पर लेटा हुआ है। हड़बड़ाकर उठते हुए वो सोचने लगा कि वो जिंदा कैसे हो सकता है। पूरी तरह खोया हुआ वो समझने की कोशिश करने लगा कि वो कहाँ है और वहां कैसे पहुंचा। वो खिड़की के पास गया ताकि बाहर देख सके। जो उसने देखा उससे वो सन्न रह गया। वो एक स्कूल इन्फर्मरी में था। ये नामुमकिन था। दुनिया तो पहले ही तबाह हो जानी चाहिए थी। कुछ देर बाद सीचन ने खुद को शांत करने पर मजबूर किया। धीरे धीरे उसने इस अविश्वसनीय सच को स्वीकार करना शुरू कर दिया। किसी तरह वो समय में पीछे चला गया था, पूरे 10 साल, अपने कॉलेज के दिनों में। अचानक उसके सिर में एक अजीब स्टैटिक जैसी आवाज गूंजने लगी। उसके तुरंत बाद उसकी आंखों के सामने एक मैसेज दिखाई दिया, द पावर ऑफ ग्लटनी हैज बीन फुली इंटीग्रेटेड। स्क्रीन को देखकर उसने तारीख कंफर्म की, 16 मई 2057। इसका मतलब सिर्फ एक ही था, वो सच में 10 साल पीछे लौट आया था। सब शुरू होने से पहले हमारा लड़का आखिरकार एक अहम बात समझता है। ये पल डरावने डीमन किंग्स के उतरने से ठीक 3 साल पहले का है। ठीक 3 साल बाद उनमें से पहला रैथ आएगा और दुनिया की तबाही शुरू करेगा। वही रैथ था जिसने डीमन रियल्म के गेट्स खोले थे, जिससे बाकी डीमन किंग्स धरती पर आ सके। वही एक घटना टोटल एनाहिलेशन की शुरुआत बनी और वही वजह थी कि सीचन ने सब कुछ खो दिया। लेकिन अब अपने हाथों को देखते हुए हमारा प्रोटैगनिस्ट जानता है कि इस बार चीजें अलग होंगी। अगर वो रैथ को हरा सकता है तो गेट्स को खुलने से पहले ही रोक सकता है, और अगर गेट्स कभी नहीं खुले तो फ्यूचर ही बदल सकता है। उसी पल वही मैसेज फिर से उसकी आंखों के सामने दिखाई देता है। एक बार फिर से पुष्टि करता है कि पावर ऑफ ग्लटनी की इंटीग्रेशन पूरी हो गई है। सीचन भौएं से कोड़ता है, सोचता है कि ये अजीब इंटरफेस आखिर है क्या। जब से वो होश में आया है, ये चुपचाप उसकी आंखों के सामने तैर रहा है।
जिज्ञासा में वो हाथ बढ़ाकर स्क्रीन को छूता है। उसकी उंगलियां किसी शुद्ध एनर्जी और बहते हुए डेटा से होकर गुजरती हैं। अचानक इंटरफेस फैल जाता है और जानकारी की बाढ़ आ जाती है जो उसे पूरी तरह हक्का बक्का कर देती है। एक स्टेटस स्क्रीन दिखाई देती है। उस पर उसका नाम चेन लिखा है और उसके सारे एट्रीब्यूट्स लेवल 100 पर मार्क्ड है। हमारा हीरो पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। अपनी पिछली जिंदगी में उसने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। वो सिर्फ अपनी अवेकेंड पावर पर निर्भर था और कुछ नहीं। इस दुनिया में हर 10,000 में से सिर्फ एक इंसान अवेकन होकर एक यूनिक क्लास हासिल कर पाता है। और जिस कॉलेज में वो पढ़ता है वो देश का सबसे बेहतरीन है, जिसे खास तौर पर इन फ्यूचर हीरोज को रिक्रूट और ट्रेन करने के लिए बनाया गया है। फिर भी अपनी पिछली जिंदगी में सी चैन पूरी तरह फेलियर था। वो कभी अवेकन ही नहीं हुआ था। इसी वजह से उसे लगातार बुली किया गया और पीटा गया। अचानक इंटरफेस फिर से चमकने लगता है और नई जानकारी दिखाता है। एक डिटेल्ड फाइल सामने आती है। लाइटनिंग असैसिन क्लास, उसकी सारी एबिलिटीज और ट्रेट्स के साथ। सेंसेस, ये वही एग्जैक्ट क्लास था जो उसके पास पिछली जिंदगी में था। एक जानी पहचानी ताकत उसके अंदर हिलोरे लेने लगती है। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। वो सोचता है कि क्या उसने किसी तरह अपनी पुरानी ताकत इनहेरिट कर ली है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि इस बार वो बहुत पहले अवेकन हो गया है। दृढ़ निश्चय के साथ हमारा प्रोटैगनिस्ट इस नई पावर को टेस्ट करने और देखने का फैसला करता है कि वो क्या कर सकती है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाए उसे एक आवाज सुनाई देती है। दरवाजा अचानक खुलता है और एक हैरान लड़का अंदर दौड़ आता है। ये मालोंग है, एक फ्लावर एन्चांटर। वो तेजी से उसके पास आता है और घबराकर पूछता है कि क्या सीचन जाग गया है और क्या वो ठीक महसूस कर रहा है। हमारा हीरो शांति से जवाब देता है कि वो ठीक है। उसी समय उसे एक अहम बात समझ आती है, बिल्कुल वैसी ही जैसी उसने सोची थी। इस इंटरफेस को कोई और नहीं देख सकता। मालोंग उसे अविश्वास से घूरता है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि चेन की सारी चोटें पूरी तरह गायब हो चुकी हैं, खासकर उस बेरहम पिटाई के बाद जो उसने कल झेली थी। पूरी तरह उलझा हुआ मालोंग समझ नहीं पाता कि क्या कहे। ये लड़का चेन का कॉलेज रूममेट है। उसे दोबारा देखकर चेन का दिल कस जाता है। अपनी पिछली जिंदगी में मालोंग मर चुका था। ये जानकर कि उसका दोस्त जिंदा है, उसके दिल में सच्ची खुशी भर जाती है। मालोंग को देखते हुए सी चेन को आखिरकार यकीन हो जाता है। वो सच में समय में पीछे लौट आया है। मालोंग को फिर एक जरूरी बात याद आती है। कल टेस्ट है और उन्हें तैयारी करनी चाहिए। वो कहता है कि ये टेस्ट उनकी ग्रेजुएशन असेसमेंट के लिए बहुत अहम है। वो चेन को पकड़ता है और उसे इन्फर्मरी रूम से बाहर खींच ले जाता है। बाहर वे कॉलेज के विशाल कोर्टयार्ड में पहुंचते हैं, जो टेस्ट की तैयारी कर रहे छात्रों से भरा हुआ है। हर तरफ छात्र ट्रेनिंग कर रहे हैं। कोई कॉम्बैट टेक्निक्स प्रैक्टिस कर रहा है तो कोई अपनी एबिलिटीज एक्टिवेट कर रहा है। कुछ लोग ड्रिल्स दौड़ रहे हैं तो कुछ पास में आराम से बॉल खेल रहे हैं। ये नज़ारा अजीब तरह से शांत है। इसे देखते हुए चैन चुपचाप कहता है कि उसे इतने सारे जिंदा लोगों को देखे हुए बहुत समय हो गया है। मालोंग इस बात से थोड़ा घबरा जाता है और घबराकर सुझाव देता है कि वे बस कोर्टयार्ड में टहल लें। चलते हुए हमारा प्रोटैगनिस्ट गहरे विचारों में डूब जाता है। उसे याद आता है कि वो एक बार पहले ही सब कुछ खो चुका है। सी चैन जानता है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो वही निराशाजनक भविष्य फिर से दोहराया जाएगा। अगर वो कुछ नहीं करेगा तो फ्यूचर बस खुद को दोहराएगा। ये समझते हुए सी चैन फैसला करता है कि उसे तुरंत एक्शन लेना होगा। उसे जितनी जल्दी हो सके उतना मजबूत बनना है। लेकिन एक गंभीर समस्या है। लेवल अप करने का एकमात्र तरीका डेमन लेयर्स में मॉन्स्टर्स का शिकार करना है, और वो इलाके पूरी तरह मेजर गिल्ड्स के कब्जे में है। उसके जैसे आउटसाइडर्स के पास वहां पहुंचने का कोई मौका नहीं है। फिर भी सी चैन सोचने लगता है कि अपने मौजूदा स्टैट्स के साथ वो अभी कितना मजबूत है। छात्रों ने ज्यादातर सिर्फ ई रैंक होते हैं और सिर्फ सच्चे जीनियस ही डी रैंक तक पहुंच पाते हैं। अपने पास्ट लाइफ के सारे अनुभव के बावजूद वो जानना चाहता है कि कल के टेस्ट में वो कौन सा रैंक हासिल करेगा। मालोंग की तरफ देखते हुए वो एक बात को लेकर पूरी तरह निश्चित है, कम से कम वो अपने दोस्त से तो कहीं ज्यादा मजबूत है। अचानक एक बास्केटबॉल हवा में उड़ती हुई आती है और सीधे मालोंग के चेहरे पर जा लगती है। बेचारे को रिएक्ट करने का भी समय नहीं मिलता। वो पैरों से उखड़कर जमीन पर गिर जाता है, दर्द में अपना चेहरा पकड़ते हुए। एक मॉकिंग आवाज गूंजती है जैसे ही सीढ़ियों के ऊपर छात्रों का एक ग्रुप दिखाई देता है। बुलीज का एक गैंग आ चुका है। उनका लीडर मुस्कुराता है और तंज कसता है कि पिछली पिटाई के बाद दोनों काफी जल्दी ठीक हो गए हैं। मालोंग का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो डर से कांप रहा है। वे फिर से इसी लड़के से टकरा गए हैं। लेकिन सी चैन के चेहरे पर जरा भी डर नहीं होता। वो शांति से आगे बढ़ता है और ग्रुप का सीधे सामना करता है। बुली मालोंग की तरफ देखता है और नकली तारीफ के साथ कहता है कि दोनों काफी टफ हैं।
फिर एक घमंडी मुस्कुराहट पहनकर पूछता है कि वे उसकी क्रू के लिए ड्रिंक्स क्यों नहीं लाए। मालोंग तुरंत घबरा जाता है। वो सिर झुकाकर माफी मांगने लगता है, कहता है कि वो अभी जाकर ड्रिंक्स ले आएगा। लेकिन उसके जाने से पहले ही सी चैन उसे रोक देता है। वो शांति से मालोंग से कहता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है और माफी तो उन्हें मांगनी चाहिए। सी चैन को कल की घटना याद आ जाती है। उसकी यादों में वही बुलीज का ग्रुप दिखाई देता है, जो उसका सिर जबरदस्ती टॉयलेट में घुसाकर उसे स्वरली दे रहे थे। वे उसे बेरहमी से पीट रहे थे और पूरे समय हंस रहे थे। माँ लॉन्ग ने बेतहाशा उन्हें रोकने की गुहार लगाई थी, लेकिन किसी ने नहीं सुना। उनका लीडर मुस्कुराया और बोला कि वो तो बस मदद करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि सी चैन अभी तक अवेकन नहीं हुआ था, उसे लगा कि थोड़ा धक्का उसे मोटिवेट कर देगा। पूरा ग्रुप जोर जोर से हंस पड़ा, साफ तौर पर उसके दर्द का मजाक ले रहा था। जब सी चैन आखिरकार बेहोश हो गया तो उनकी दिलचस्पी खत्म हो गई और वे वहां से चले गए। माँ लॉन्ग दौड़कर उसके पास आया, उसे झकझोरते हुए उसका नाम पुकारने लगा। डर के मारे कांप रहा था, क्योंकि उसका दोस्त फर्श पर बेहोश पड़ा था। तब सी चैन ये सोचता रहा था कि वे लोग उन्हें कभी अकेला क्यों नहीं छोड़ते। वर्तमान में लौटते हुए उसे एक अहम बात समझ आती है। बुराई सिर्फ डीमन लेयर्स में ही नहीं होती, वो इंसानी दुनिया में भी मौजूद है। सी चैन के जवाब से बुली और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो बड़ी चौड़ी मुस्कान के साथ ग्रिन करता है और अपने दोस्तों से कहता है कि लगता है आज उन्हें फिर से मजा आने वाला है। वो दोबारा अपना सवाल दोहराता है, मांग करता है कि उन्होंने उसके और उसके बडीज के लिए ड्रिंक्स क्यों नहीं लाई। मालोंग फिर से माफी मांगने की कोशिश करता है, कहता है कि वो अभी जाकर ड्रिंक्स ले आएगा। एक बार फिर सी चैन उसे रोक देता है। वो अपने दोस्त से सख्ती से कहता है कि उन्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। बुली हैरान दिखता है। साफ है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि सी चैन का क्या मतलब है। मालोंग भी अपने दोस्त के इस अचानक बदले हुए कॉन्फिडेंस से चौंक जाता है और धीरे से पूछता है कि वो क्या कह रहा है। उसी पल गोंग चेंग, एक ई रैंक फ्लावर वॉरियर, आगे बढ़ता है। वो धीमे कदमों से चेहरे पर स्मग एक्सप्रेशन लिए उनकी ओर चलता है। सी चैन उसकी आंखों में आंखें डालकर देखता है। उसके चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं होता। वो मजबूती से खड़ा रहता है, जो भी होने वाला है उसके लिए तैयार। वो सच्चाई जानता है। गोंग चेंग सिर्फ इसलिए इतना घमंडी है क्योंकि उसका बड़ा भाई स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट है। जैसे जैसे टेंशन बढ़ती है, दूसरे छात्र भी दूर से इकट्ठा होने लगते हैं। उनके चारों ओर एक ढीली सी भीड़ बन जाती है। फुसफुसाहटें फैलने लगती हैं और मॉकिंग हंसी माहौल में गूंज जाती है। सब लोग उस जोड़ी का मजाक उड़ाने लगते हैं। भीड़ उन्हें स्कूल के सबसे बेकार लड़के कहकर चिढ़ाती रहती है। गोंग चैंग सी चैन के और करीब आता है। उसे घूरते हुए उसके मुक्कों के चारों ओर एनर्जी चमकने लगती है। गुस्से में वो पूछता है कि सी चैन ने अभी क्या कहा था। साफ दिख रहा है कि उसे जवाब बिल्कुल पसंद नहीं आया। पूरी तरह बेपरवाह सी चैन शांति से कहता है कि उन्हें परेशान करना बंद करें और उन्हें अकेला छोड़ दें। झुंझलाकर गोंग तिरछी मुस्कान के साथ कहता है कि सी चैन को सबक सीखने के लिए एक और बीटिंग चाहिए। बिना किसी चेतावनी के वो आगे झपटता है और पूरी ताकत से सी चैन के चेहरे पर पंच मारता है। सबके शौक के लिए सी चैन उस पंच को बेहद आसानी से डॉज कर लेता है और तुरंत गोंग की बाजू पर वार करता है। किनारे खड़े छात्र सन्न रह जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि उन्होंने अपनी आंखों के सामने क्या देखा। यहां तक कि मा लॉन्ग भी अविश्वास में है। सी चैन ने ना सिर्फ अटैक रोका, बल्कि सबके हिसाब से तो वो अभी तक अवेकन भी नहीं हुआ था। गोंग गुस्से से फट पड़ता है। वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पाता कि जिस कमजोर को वो हमेशा बुली करता आया है, वही उसे चुनौती दे रहा है। लेकिन चेन के लिए ये एक बेहतरीन मौका है। वो यहीं अपनी नई मिली ताकत को टेस्ट करने का फैसला करता है। उसी पल क्लास चेंज पूरा हो जाता है और चेन आधिकारिक रूप से लेवल 1 इलेक्ट्रिक असैसिन बन जाता है। उसके शरीर के चारों ओर बिजली कड़कने लगती है। मा लॉन्ग हकलाते हुए पूछता है कि चेन कब अवेकन हुआ, लेकिन सी चेन उस सवाल को पूरी तरह अनदेखा कर देता है। उसकी नजरें गोंग पर जमी रहती हैं, ठंडी और अडिग। गुस्से में गोंग अपनी इंडिस्ट्रक्टिबल डीमन आर्मर एक्टिवेट करता है और चिल्लाते हुए आगे बढ़ता है कि वो सेन को फिर से अपना किलर पंच चखाएगा। इस बार सी चेन पीछे नहीं हटता। बिजली से ढका हुआ वो सीधे हेड ऑन अटैक का सामना करने आगे बढ़ता है। एक तेज हरकत में सी चेन एक जबरदस्त पंच सीधे गोंग के चेहरे पर मारता है। टकराव बेहद भयानक होता है। गोंग पूरे कोर्टयार्ड के पार उड़ता हुआ दूर जा गिरता है। हर किसी का मुंह खुला रह जाता है। किसी को यकीन नहीं होता कि चेन ने एक ही पंच में गोंग को उड़ा दिया। जमीन पर पड़ा हुआ बुरी जोर जोर से गालियां देता है और सी चेन पर स्नीक अटैक का आरोप लगाता है। फिर वो अपने दोस्तों पर चिल्लाता है कि क्या वे बस खड़े होकर तमाशा देखते रहेंगे। लेकिन गोंग चेंग के दोस्त डर से जमे हुए हैं। वे एक पूरा वाक्य भी नहीं बना पा रहे। सी चेन वहां खड़ा है, बिजली से घिरा हुआ। उसकी आंखें चमक रही हैं, बिल्कुल डरावना लग रहा है। फिर भी हार मानने को तैयार नहीं, गोंग चिल्लाता है कि वो इसे खत्म करेगा।
जो भी ताकत बची है उसे इकट्ठा करके वो पूरी फोर्स के साथ फिर से हमला करता है। इस बार सी चेन सिर्फ एक हाथ से अटैक रोक देता है। वो गोंग की मुट्ठी को आसानी से पकड़ लेता है। गोंग की आंखें शौक से फैल जाती हैं। उसे यकीन नहीं होता कि उसका पंच इतनी आसानी से रोक दिया गया। उसे ठंडी नजर से देखते हुए सी चेन कहता है कि वे बस बहुत कमजोर हैं। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के सी चेन पूरी ताकत का इलेक्ट्रिक पंच सीधे गोंग के चेहरे पर मारता है। इम्पैक्ट पागल कर देने वाला होता है। गोंग चेंग को समझ में आने से पहले ही वो पीछे की ओर उछल जाता है। वो कई मीटर हवा में उड़ता है और जोर से जमीन पर जा गिरता है। नीचे की कंक्रीट तक टूट जाती है। सिर्फ उसी एक वार में लड़ाई खत्म हो जाती है। बुली टूटी फूटी हालत में जमीन पर पड़ा है, पूरी तरह हारा हुआ। देख रहे सभी लोग सन्न हैं। एक छात्र का जबड़ा खुला रह गया है। उसके चश्मे में दरार पड़ गई है। वो समझ ही नहीं पा रहा कि उसने अभी क्या देखा। सब सोचते हैं कि सी चेन इतना अविश्वसनीय रूप से मजबूत कैसे हो गया। इस बीच चेन शांति से अपनी स्टेटस स्क्रीन देखता है और कुछ नतीजे निकालता है। पहला, वो समझता है कि वो जब चाहे इलेक्ट्रिक असैसिन क्लास में स्विच कर सकता है। दूसरा, उसे एक और भी चौंकाने वाली बात समझ आती है। लेवल 1 पर होते हुए भी वो पहले से ही बेहद खतरनाक रूप से मजबूत है। इतना कि वो कमजोर अवेकेंट को संभाल सकता है। फिर भी सी चेन को अब भी अपना एग्जैक्ट रैंक नहीं पता। सोचते हुए उसे एक और समस्या का एहसास होता है। अपनी स्टेटस स्क्रीन देखते हुए वो नोटिस करता है कि गोंग को हराने के बाद भी कुछ नहीं बदला। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो गिरे हुए बुली की तरफ चलता है, जिससे मा लॉन्ग और बाकी लोग घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि सी चेन अब गोंग चेंग को पूरी तरह खत्म कर देगा। उनकी चीखों को अनदेखा करते हुए सी चेन शांति से अपनी बिजली से ढकी हुई हथेली गोंग चेंग के चेहरे के करीब ले जाता है। वो सोचता है कि क्या एक्सपीरियंस गेन करने का तरीका उसकी पिछली जिंदगी जैसा ही है। इससे पहले कि वो अपनी थ्योरी टेस्ट कर सके, एक साफ आवाज उस टेंशन को चीर देती है। एक ब्लॉन्ड लड़की आगे बढ़ती है और उसे रुकने को कहती है। वो अपना परिचय लिंग यू के रूप में देती है, स्टूडेंट काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट। वो कहती है कि सजा पहले ही काफी हो चुकी है और उसे भरोसा दिलाती है कि बुली अब उन्हें परेशान नहीं करेगा। सी चेन उसकी तरफ मुड़कर पूछता है कि स्टूडेंट काउंसिल उसे बचाने के लिए इतने ईगर क्यों है। वो समझाता है कि वो कुछ करने वाला नहीं था, लेकिन गोंग चेंग जैसे लोग तब तक नहीं रुकते जब तक उन्हें सही जगह ना दिखा दी जाए। सी चेन के चेहरे पर ठंडी नजर देखकर गोंग चेंग के दोस्त बुरी तरह डर जाते हैं। वे जल्दी जल्दी कसम खाते हैं कि वे उसे दोबारा कभी प्रवोक नहीं करेंगे। जब चेन और मा लॉन्ग वहां से चलते हैं तो देख रहे छात्र अब भी असमंजस में हैं। वे आपस में फुसफुसाते हैं, सोचते हैं कि क्या ये वही पुराने लूजर्स हैं। लिंग यू बस उन्हें देखते हुए जाती रहती है। बाद में वो अपने ग्रुप से कहती है कि वे भी जा सकते हैं। उसी रात सीन कॉलेज के मेंस डॉर्मेट्री में शिफ्ट हो जाता है। कमरे के अंदर मा लॉन्ग उत्साह से अपने रूममेट्स को समझाने की कोशिश करता है कि सी चेन सच में अवेकन हो गया है। वो जोश में बताता है कि कैसे सी चेन ने गोंग चेंग और उसके इडियट ग्रुप को पूरी तरह हरा दिया। एक कोर मेज कहानी का मजाक उड़ाता है और पूछता है कि सी चेन अब कहाँ है। वो कहता है कि यह मानना ही बेवकूफ़ी है कि इतना ताकतवर इंसान अब भी रनिंग जैसी बेसिक फिजिकल ट्रेनिंग करेगा। एक फ्लावर एन्चांटर भी सहमति जताता है और कहता है कि मा लॉन्ग ने जरूर सिर मारा है। आखिरकार चारों को एक ही डॉम में इसलिए रखा गया था क्योंकि उन्हें साल के सबसे खराब स्टूडेंट्स कहा गया था। शियांग जू अचानक भड़क उठता है और कहता है कि वो तो सिर्फ चौथा सबसे खराब है, जो टेक्निकली उसे उस कमरे का नंबर 1 बनाता है। वो गर्व से डींग मारता है कि वही अकेला है जिसके पास कॉम्बैट क्लास है, बाकी सब तो सपोर्ट टाइप्स है। जूओ जोड़ता है कि सी चेन लाइटनिंग असैसिन बनने के लायक ही नहीं है। फिर वो सबको याद दिलाता है कि कल फाइनल रैंकिंग टेस्ट है और तब सब साफ हो जाएगा। वही टेस्ट तय करेगा कि उनमें से सबसे मजबूत कौन है। उधर एक ई रैंक ट्रेनिंग लेयर के अंदर एक विशाल लौ आसपास को रोशन कर देती है। एक फायरी पोर्टल खुलता है और हल्के गंदे कपड़ों में एक सलीकेदार आदमी बाहर निकलता है। यह है गोंग टिंग, स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट और गोंग चेंग का बड़ा भाई। ठंडी नजर से गोंग टिंग अपने ग्रुप से कहता है कि आज की ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है और उन्हें जाने का आदेश देता है। जाने से पहले वो अपने एक फॉलोअर पर तिरस्कार भरी नजर डालता है। कुछ देर बाद गोंग टिंग अपने छोटे भाई को पाता है, जो बैंडेजेस और ब्रूजेस से ढका हुआ उसका इंतजार कर रहा है। गोंग चेंग शिकायत करता है कि जब तक उसका भाई बदला नहीं लेता वो सो नहीं पाएगा। शांति से गोंग टिंग जवाब देता है कि उसे पहले ही मैसेज मिल चुका है और वो सब संभाल लेगा। वो अपने भाई को भरोसा दिलाता है कि वो हालात को जल्द ही सुलझा लेगा। बाद में गोंग टिंग लिंग यू के साथ डिनर पर बैठता है। जब लिंग यू शांति से स्टेक का एक टुकड़ा काटती है तो वाइस प्रेसिडेंट पूछती है कि अब वो सिचुएशन को कैसे हैंडल करने वाला है जब उसका भाई इतनी बुरी तरह पिटा है। गोंग टिंग जवाब देता है और पूछता है कि क्या वो लड़का वाकई इतना मजबूत है जितना उसका भाई बता रहा है।
लिंगयू समझाना शुरू करती है कि पूरे स्कूल में 10 से भी कम लोग डी रैंक तक पहुंचे हैं और गोंगटिंग ने उन सभी को रिक्रूट कर लिया है। वो आगे जोड़ती है कि बाकी छात्रों को डीमन लेयर्स तक एक्सेस नहीं है, जिसका मतलब है कि उनके पास आगे इंप्रूव करने का कोई तरीका नहीं है। इसी दौरान कैंपस के बाहर सी चेन बारिश में दौड़ रहा है अपनी डेली ट्रेनिंग के हिस्से में। उसके शरीर पर 100 किलो का वजन है, फिर भी वो हर दिन 20 किलोमीटर दौड़ता है। इस तरह की बेसिक ट्रेनिंग उसके फिजिकल बॉडी को मजबूत करती है, जो किसी भी ताकतवर अवेकंट के लिए बेहद जरूरी है। फिर भी सीचन गहराई में जानता है कि ये कोशिश अभी भी काफी नहीं है। जैसे जैसे बारिश उसके चारों ओर गिरती है, यादें फिर उभर आती हैं। उसे साल 2160 याद आता है, वो दिन जब रैथ का डीमन किंग दुनिया पर उतरा था। उसी दिन उसका आखिरी बचा हुआ परिवार, उसकी बहन, उस राक्षस ने उससे छीन ली थी। रैथ वही था जिसने डीमन रेल्म के गेट्स खोले थे, जिससे अनगिनत डीमंस धरती पर हमला कर सके। वही एक पल हर चीज की शुरुआत बना। इसी वजह से सीचन को अपना पहला और सबसे अहम लक्ष्य साफ पता है, उसे रैथ को रोकना ही होगा। अगर वो डीमन किंग ऑफ रैथ को खत्म कर देता है तो वो गेट्स को कभी खुलने से रोक सकता है। रैथ यूज सारी तबाही का स्रोत है जो बाद में आई। रैथ के आने में अब सिर्फ 3 साल बचे हैं और सीचन को उससे भी तेजी से मजबूत बनना होगा। अचानक बारिश के बीच उसकी जेब में रखा फोन कंपन करने लगता है। वो उसे निकालता है और वहीं जम जाता है। ये उसकी बहन की कॉल है। स्क्रीन पर दिखता नाम उसके दिल को हिला देता है। सी युन, उसकी छोटी बहन, उन तमाम मिस्ड कॉल्स का जवाब दे रही है जो उसने पहले किए थे। कांपते हाथों से सी चैन कॉल उठाता है। जैसे ही वो उसकी आवाज़ सुनता है, उसके अंदर सब कुछ कस जाता है। दूसरी तरफ उसकी बहन खुशी खुशी बताती है कि कंपटीशन के दौरान उसका फ़ोन डेड हो गया था। वो उत्साह से कहती है कि अगर वो जीत गई तो उनकी रेंट की प्रॉब्लम आखिरकार सॉल्व हो जाएगी। सीचेन को याद आता है कि उस उजड़े हुए फ्यूचर में उसने कितनी बार दूसरी जिंदगी के लिए दुआ मांगी थी। उसकी बहन उसकी चुप्पी नोटिस करती है और पूछती है कि क्या सब ठीक है। वो सोचती है कि शायद वहां बारिश हो रही है, क्योंकि उसकी आवाज में आंसू घुलते हुए लगते हैं। सीचेन उसे बताता है कि कुछ नहीं है, सब ठीक है। वो बस इतना कहता है कि उसे बहुत समय बाद उसकी आवाज सुनने को मिली है, भले ही वो उसका असली मतलब नहीं समझ पाती। कॉल खत्म होते ही सीचेन कुछ पलों के लिए रुक जाता है। अब वो जानता है सब कुछ सच में फिर से शुरू हो चुका है और इस बार वो असफल नहीं होगा। नए संकल्प के साथ वो बारिश में दौड़ना जारी रखता है। चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, वो मजबूत बनेगा। वो अपने चाहने वालों और उस दुनिया की रक्षा करेगा जिसे वो लगभग हमेशा के लिए खो चुका था। बाद में डॉर्मेट्री लौटकर चैन शावर लेता है और धीरे धीरे अपने जवान शरीर के साथ तालमेल बिठाता है। एक ऐसा शरीर जो अभी अनटैप्ड पोटेंशियल से भरा है। जैसे ही वो खुद को सुखाता है, उसके विचार गंभीर हो जाते हैं। वो जानता है कि उसकी सबसे बड़ी समस्या अभी भी हल नहीं हुई है। लेवल अप करने के लिए उसे डीमन लेयर्स में जाना होगा, लेकिन वे इलाके ताकतवर गिल्ड्स के सख्त नियंत्रण में हैं। सिर्फ अमीर और प्रभावशाली लोगों को ही वहां एक्सेस मिलता है, जिसका मतलब है कि आम लोग मॉन्स्टर्स का शिकार करके मजबूत ही नहीं बन सकते। तो सवाल यही रह जाता है, वो मॉन्स्टर्स ढूंढेगा कैसे? इसके अलावा वो अभी तक ये भी नहीं समझ पाया है कि मिस्टीरियस पावर ऑफ ग्लटनी असल में है क्या। अचानक ग्लटनी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। प्रतिक्रिया देने से पहले ही चैन को एक अजीब स्पेस में खींच लिया जाता है। उसका शरीर जोर से जमीन पर गिरता है। वो एक विचित्र दुनिया में आ गिरता है, जहां क्रिम्सन फ्लोर है और ऊपर तक फैला हुआ लाल आसमान। दूर उसे एक विशाल और सिनिस्टर टावर दिखाई देता है जो हर चीज से ऊंचा खड़ा है। उसे नहीं पता कि वो क्या है या वो कहाँ है। पूरी तरह कंफ्यूज्ड, सीचन सोचता है कि अभी क्या हुआ। कुछ पल पहले तो वो सो रहा था। रियल वर्ल्ड में मा लॉन्ग कैजुअली दूसरों से कहता है कि सीचन दौड़ने गया है, लेकिन हकीकत में सीचन पूरी तरह किसी और ही जगह है, उस अजीब रेल्म में खड़ा उस ऑमिनस टावर को घूरता हुआ। अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है। पीछे मुड़कर वो देखता है कि कुछ अजीब स्केलेटल क्रीचर्स उसकी ओर बढ़ रहे हैं। ये मॉन्स्टर्स उसे पहचान में नहीं आते। ऐसे क्रीचर्स उसने पहले कभी नहीं देखे। उन्हें देखकर सीचन सोचता है कि शायद उसे किसी तरह के डीमन लेयर में भेज दिया गया है। बिना हिचकिचाहट वो लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि उसे समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, फिर भी वो तुरंत अपनी इलेक्ट्रिक असैसिन क्लास एक्टिवेट करता है। उसके शरीर के चारों ओर बिजली दौड़ने लगती है, जैसे उसकी एबिलिटीज जाग उठी हों। खतरे का सामना करने को तैयार, क्लास चेंज उसकी स्पीड और अटैक पावर को तुरंत बढ़ा देता है। बिना रुके स्केलेटल क्रीचर्स सीधे सीचन की ओर झपटते हैं, लेकिन अपनी नई स्पीड के साथ वो उनके अटैक्स को आसानी से डॉज करता है और काटता चला जाता है। हर हरकत के साथ पीली बिजली चमकती है। एक साफ वार में वो क्रीचर की खोपड़ी चकनाचूर कर देता है। जैसे ही वो गिरता है, 3 फैंग्स लूट के रूप में नीचे गिरते हैं। हौसला पाकर सीचन अपना हमला जारी रखता है और स्केलेटल मॉन्स्टर्स को एक एक करके खत्म करता चला जाता है। हर किल के साथ और ज्यादा फैंग्स जमीन पर बिखर जाते हैं। इसी वक्त सीचन को एक अहम बात समझ आती है। अपनी मौजूदा ताकत के साथ इन ई रैंक मॉन्स्टर्स को हराना उसके लिए हद से ज्यादा आसान है।
उसे सिर्फ आइटम्स ही नहीं बल्कि हर किल पर 52 एक्सपीरियंस पॉइंट्स भी मिलते हैं। जैसे जैसे एक्सपीरियंस जमा होता है एक नोटिफिकेशन दिखाई देता है, वो लेवल अप हो जाता है। चैन लेवल 2 पर पहुंच जाता है। अपनी स्टेटस स्क्रीन देखते हुए वो नोटिस करता है कि उसके सारे एट्रीब्यूट्स 5-5 पॉइंट्स बढ़ गए हैं। तभी उसे एहसास होता है वो इस जगह के अंदर लेवल अप कर सकता है। ये कोई नॉर्मल डीमन लेयर नहीं है, ये कुछ और ही है। एक रियलाइजेशन उसके दिमाग में उतरती है। ये किसी प्राइवेट ट्रेनिंग लेयर जैसा महसूस होता है जो सिर्फ उसके लिए बनाया गया है। सोचने का मौका मिलने से पहले ही जमीन कांपने लगती है। एक ताकतवर प्रेजेंस उभरती है और एक विशाल आकृति आगे बढ़ती है। ये सैनजो किंग है, एक ई रैंक क्लाउड वॉरियर। बॉस बिना वार्निंग के एक विनाशकारी एनर्जी बीम सीधे उस पर दाग देता है। घबराने के बजाय वो इसे अपनी ताकत को टेस्ट करने का बेहतरीन मौका मानता है। बिजली उसके शरीर के चारों ओर उछलती है और वो खुद को लड़ाई में झोंक देता है। जब लड़ाई खत्म होती है, नतीजा साफ होता है। सी चैन फिर से लेवल अप करता है और लेवल 3 पर पहुंच जाता है। रिवॉर्ड के तौर पर उसे 18 फैंग्स और एक क्रिस्टल मिलता है। अपने अपडेटेड स्टैट्स देखकर उसे एहसास होता है कि उसने बेहद कम समय में 2 बार लेवल अप कर लिया है। बॉस मॉन्स्टर्स वाकई में भारी एक्सपीरियंस देते हैं, लेकिन तभी कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। हारे हुए बॉस के शरीर के ऊपर एक अजीब मैसेज दिखाई देता है, एब्जॉर्प्शन अवेलेबल। सी चैन जम जाता है। उसे समझ नहीं आता कि इसका क्या मतलब है। एब्जॉर्प्शन? ऐसा तो मुमकिन नहीं होना चाहिए। बस एक पल की हिचक के बाद वो इस मिस्टीरियस ऑप्शन को टेस्ट करने के लिए हाथ बढ़ाता है। अचानक एक तेज रोशनी उसे घेर लेती है। जैसे ही ऐसा होता है, सी चैन महसूस करता है कि मॉन्स्टर के अवशेषों से एक डार्क एनर्जी निकलकर उसके शरीर की ओर बह रही है। वो एनर्जी उसकी मुट्ठी में इकट्ठा होती है और वो उसे पूरी तरह एब्जॉर्ब कर लेता है। जब रोशनी गायब होती है तो मॉन्स्टर का शरीर भी गायब हो चुका होता है। उसकी जगह हवा में तैरता हुआ एक क्लास कार्ड होता है। उस कार्ड को पकड़ते हुए चैन आखिरकार समझ जाता है वो एनिमीज को एब्जॉर्ब करके उन्हें क्लासेस में बदल सकता है। ये झटका उसे बिजली की तरह लगता है। एक याद उसके दिमाग में कौंधती है, खुद को एक तेज रोशनी में एब्जॉर्ब होते देखने की याद। उस मेमोरी में डीमन किंग लेन्यू की आकृति दिखाई देती है। इस बार सीन साफ दोहराया जाता है और सच्चाई सामने आ जाती है। ये पावर ग्रीडी मून डीमन लॉर्ड की है। चैन की आंखें चमक उठती हैं और वो एक भयानक सच समझ जाता है। डीमन लॉर्ड्स की डिवॉरिंग पावर अब उसके पास है। इस दुनिया में क्लासेस को स्ट्रॉन्ग और वीक में बांटा गया है, लेकिन हर इंसान सिर्फ एक ही क्लास रख सकता है। फिर भी सी चैन के पास अब एक साथ 2 क्लासेस हैं जो दुनिया के सारे रूल्स तोड़ रहा है। और अगर वो मॉन्स्टर्स को एब्जॉर्ब कर सकता है तो वो अनगिनत क्लासेस हासिल कर सकता है। इस शेयर पोटेंशियल से वो हैरान भी है और दृढ़ निश्चय भी। लेकिन इसके बावजूद सवाल बाकी हैं। उसे इतनी अब्सर्ड पावर मिली कैसे? और उससे भी ज्यादा अहम, उसके सामने खड़ा वो डेमोनिक टावर आखिर है क्या? अचानक ऊपर से क्रशिंग प्रेशर गिरता है। हवा मुड़ने लगती है और आसपास की हर चीज भारी हो जाती है। चैन का शरीर अकड़ जाता है। वो मुश्किल से सांस ले पाता है। उसे समझ नहीं आता कि इस अजीब जगह में क्या हो रहा है। तभी एक आवाज पूरे स्पेस में गूंजती है। वो उसका स्वागत करती है, कहती है कि वो आखिरकार आ ही गया और वो उसका इंतजार कर रही थी। परछाइयों से एक लॉर्ड जैसी आकृति धीरे धीरे बाहर आती है। वो चैन को नाम से बुलाती है, ये बताते हुए कि वो पहले से जानती है कि वो कौन है। इस दुनिया में अवेकेंड बीइंग्स को गवर्नमेंट द्वारा ई से एस तक रैंक दिया जाता है, सबसे कमजोर से सबसे मजबूत तक। चैन प्रतिक्रिया कर पाता उससे पहले ही एक सरप्राइज अटैक उसे हवा में उड़ा देता है। वो जोर से जमीन पर जा गिरता है। वो दांत भींच लेता है। अपनी पिछली जिंदगी में उसे एस रैंक तक पहुंचने के लिए सब कुछ झोंकना पड़ा था और तब भी वो न जाने कितनी बार मरते मरते बचा था। अब वो मुश्किल से डी रैंक है और हालात को और बदतर बनाने के लिए उसके सामने खड़ा ये बीइंग उसकी मौजूदा लेवल से कहीं आगे है। उसके सामने खड़ा ये अस्तित्व एक एस रैंक है। उसकी पावर चैन की पहुंच से बहुत बाहर। खुद को संभालते हुए चैन लड़ाई के लिए तैयार होता है। वो समझ नहीं पाता कि कैसी जगह में एस रैंक मॉन्स्टर हो सकता है या ये मिस्टीरियस बीइंग उसका नाम कैसे जानता है। वे बार बार टकराते हैं, दर्जनों वारों का आदान प्रदान करते हैं, लेकिन हर एक्सचेंज के साथ सी चैन को एक कड़वी सच्चाई महसूस होती है। लॉर्ड उसे कब का मार सकता था, फिर भी हर बार जानबूझकर उसके वाइटल पॉइंट से बचते हुए उसे दूर फेंक देता है, जैसे अपनी ओवरवेलमिंग सुपीरियॉरिटी दिखा रहा हो। आखिरकार लॉर्ड एक विनाशकारी वार करता है और सी चैन को आसानी से उड़ा देता है। वो धीरे धीरे उठता है, घायल और टूटा हुआ। सी चैन क्रीचर की आवाज सुनता है। वो पूछता है कि क्या वो अब भी उसकी इच्छा का विरोध करेगा। उसी पल सी चैन एक डरावनी सच्चाई समझ जाता है। ये मॉन्स्टर उसे मारना नहीं चाहता, ये उसे अपने अधीन करना चाहता है। लॉर्ड अपना ऑफर देता है। वो चैन से कहता है कि वो यहीं रहे और टावर की रखवाली करे, उसके सबॉर्डिनेट के रूप में। बिना हिचकिचाहट सी चैन मना कर देता है। वो चिल्लाता है कि वो कभी इस शापित जगह में नहीं रहेगा। जवाब तुरंत आता है।
डार्क एनर्जी की एक किरण आगे बढ़ती है और सीधे उसके सीने को भेद देती है। सी चैन की आंखें शौक से फैल जाती हैं, उसके मुंह से खून बहता है और वो गिर पड़ता है, यकीन नहीं कर पाता कि अभी क्या हुआ है। लॉर्ड ठंडे स्वर में समझाता है कि वो सिर्फ इसलिए धैर्य रख रहा था क्योंकि चैन ही अकेला था जो यहां तक पहुंचा था। कुछ ही पलों में एक सिनिस्टर फोर्स सी चैन के शरीर को जकड़ लेती है और उसे बेबस हवा में उठा लेती है। डार्क एनर्जी पूरे स्पेस में भर जाती है, जैसे लॉर्ड अपनी पूरी पावर छोड़ रहा हो। आखिरी बार वो उसे चॉइस देता है, या तो वो यहीं रहेगा या फिर धूल में बदल दिया जाएगा। सी चैन के शरीर के चारों ओर बिजली जोर से कड़कने लगती है। मौत के किनारे खड़े होते हुए भी उसकी आंखों में संकल्प जल रहा है। वो ऐलान करता है कि उसके पास सिर्फ एक ही चॉइस है। फिर वो आगे झपटता है, चिल्लाते हुए कि उसका फैसला लॉर्ड को गिराने का है। बॉस ठहाका लगाता है, इस कोशिश को मजाक समझते हुए, और उसे कुचलने की तैयारी करता है। उनकी ताकतें टकराती हैं और एक विशाल एक्सप्लोजन होता है। सारी उम्मीद के खिलाफ चैन डार्क एनर्जी को चीरते हुए आखिरी वार के लिए पास पहुंचता है। हमला करते हुए चैन बताता है कि लड़ाई के दौरान वो सब कुछ एनालाइज कर चुका है। लॉर्ड हर अटैक से पहले 0.4 सेकंड का वाइंड अप लेता है। ब्लेड की ट्रेजेक्ट्री कैलकुलेट करके सी चैन उसे डॉज कर सकता है। सबसे अहम, हर स्ट्राइक के बाद बॉस के पास 0.2 सेकंड का डीले होता है। वही छोटा सा ओपनिंग की है। अगर वो उसी पल वार करे तो एक ही ब्लो में एनिमी के दिल को भेदा जा सकता है। चैन सच्चाई जानता है, वो ये लड़ाई जीत नहीं सकता, लेकिन उस स्ट्राइक का शॉक लॉर्ड को कुछ सेकंड्स के लिए स्टन कर देगा। पहले उसके पास भागने का समय नहीं था क्योंकि दुश्मन बहुत तेज था, अब वही कुछ सेकंड्स काफी हैं। बिना हिचकिचाहट सी चैन मुड़ता है और दौड़ पड़ता है। वो चिल्लाता है कि इस अजीब दुनिया में रोशनी का सिर्फ एक ही स्रोत है। हाथ बढ़ाते हुए वो उसी दिशा में छलांग लगाता है जिसे वो बाहर निकलने का रास्ता मानता है, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचता है वो रोशनी अचानक गायब हो जाती है। उसका दिल बैठ जाता है। उसके पीछे से लॉर्ड की आवाज गूंजती है, शांत लहजे में बताते हुए कि वो रोशनी सिर्फ एक इल्यूजन थी। वो खुलासा करता है कि ये जगह कोई डीमन लेयर नहीं है। सब कुछ होने के बावजूद उस क्रीचर की आवाज में प्रभावित होने का भाव होता है। वो सी चैन की तारीफ करता है कि उसने इतनी जल्दी कमजोरी ढूंढ ली, वो भी पूरी हताशा में। उसने हर डिटेल को एनालाइज किया और लगभग नामुमकिन चांस के लिए अपनी जान दाव पर लगा दी। फिर लॉर्ड आखिरकार अपनी पहचान बताता है। वो खुद को इन्फर्नल राक्षसा कहता है, एक शक्तिशाली एस रैंक स्टार वॉर, क्योंकि चेन ने उसे पहले भी देखा था, डीमन किंग के शरीर पर। लान यू चेन को अपनी पिछली जिंदगी की आखिरी लड़ाई साफ साफ याद आ जाती है। उस लड़ाई में लान यू आसानी से कई हाई रैंक क्लास के बीच स्विच कर रहा था। कभी वो एक विशाल आइसबर्ग बन जाता, फिर फायर वॉरियर, फिर एक भयानक ग्रास मॉन्स्टर। सेन को अच्छे से याद था कि उन सभी रूपों में एक रूप बिल्कुल ऐसा ही दिखता था। चेन सदमे में जड़ हो जाता है जब एक डरावना ख्याल उसके दिमाग में आता है। क्या इसका मतलब ये है कि पर्गेटरी का राक्षसा लॉनी द्वारा डिवार कर लिया गया था, ग्लटनी की पावर का इस्तेमाल करके? और अगर वही पावर अब उसके शरीर में मर्ज हो चुकी है तो सच को नकारना नामुमकिन था। ये जगह उसके अपने शरीर के अंदर थी। राक्षसा सी चैन की असाधारण मेंटल स्ट्रेंथ और शार्प विट की तारीफ करता है, कहते हुए कि उसने खुद को इस जगह की हर चीज के काबिल साबित कर दिया है। चैन अविश्वास में सुनता रहता है, अब भी उसके शब्दों को समझने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ की हर चीज, वो बुदबुदाता है। उसी पल राक्षसा के सामने एक चमकती हुई चीज प्रकट होती है। ये एसएसएस रैंक वॉइड की है, एकमात्र चाबी जो डिमोनिक टावर के गेट्स खोल सकती है। राक्षसा समझाता है कि लान यू ने समय के साथ अनगिनत भयानक डीमंस को डिवार किया था और सबसे शक्तिशाली डीमंस को इसी टावर के भीतर सील कर दिया गया। टावर के अंदर कल्पना से परे मॉन्स्टर्स हैं। राक्षसा चेन से कहता है कि वो उन्हें डिवावर करे, ताकतवर बने और हर एक को अपनी पावर का फ्यूल बना दे। की मिलने के बाद सीचन हिचकिचाता है और उलझन में राक्षसा से पूछता है कि वो उसकी इतनी मदद क्यों कर रहा है। राक्षसा शांत स्वर में जवाब देता है कि डीमन रेस के भीतर भी गुड और ईविल की एक रेखा होती है। वो बताता है कि डीमन किंग्स ने उसकी पूरी क्लैन को सिर्फ अपनी अंतहीन ग्रीड के लिए मार डाला था। उसने बदले के लिए एक अनंत काल तक इंतजार किया और अब वो मौका उसके सामने था। राक्षसा ऐलान करता है कि उस आदमी की बात सही थी और चैन ही एकमात्र उम्मीद है जो सफल हो सकता है। भ्रमित होकर चैन पूछता है कि वो आदमी कौन था। जवाब में राक्षसा बस डिमोनिक टावर की ओर इशारा करता है। जवाब वहीं छिपे हैं, वो कहता है, खुद जाकर उन्हें ढूंढो। अचानक राक्षसा का शरीर आसमानी नीली ऊर्जा से चमकने लगता है। वो अपनी पावर सी चैन को ऑफर करता है, कहते हुए कि इसे ले और दुश्मनों से कीमत चुकवा। चैन को यकीन नहीं होता कि वो क्या सुन रहा है। वो हिचकिचाता है, सोचता है कि क्या उसे सच में इतनी पावर स्वीकार करनी चाहिए। राक्षसा जोश में दहाड़ता है, उसे अनस्टॉपेबल बनने का आदेश देता है। वो चैन से कहता है कि डिमोनिक टावर के गेट्स खोले और अंदर मौजूद हर चीज को डिवावर कर ले।
हालांकि वो चेतावनी भी देता है कि अंदर सील किए गए डीमंस उससे कहीं ज्यादा चालाक और डरावने हैं। तुम्हें सब कुछ सहना होगा, राक्षसा सख्ती से कहता है। सबको कॉन्कर करो, इस दुनिया की चोटी पर खड़े रहो, तब तक आगे बढ़ते रहो जब तक हर एक डीमन को डिबावर न कर लो। राक्षसा का शरीर धीरे धीरे फीका पड़ने लगता है। वो घोषित करता है कि सिर्फ इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति वाला इंसान ही उसकी पावर के लायक है। सी चैन के हाथ में ऊर्जा का एक विशाल विस्फोट होता है। उसकी आंखों के सामने विक्ट्री स्क्रीन प्रकट होती है, ये बताते हुए कि रॉक शॉ को डिबावर करने के बाद सी चैन का लेवल 10 बढ़ गया है। उसे रॉक शॉ की बोनफिस्ट रूइन और ट्रिपल ग्रेविटी स्ट्राइक भी मिलती है। सी चैन चुपचाप कसम खाता है कि वो सबको खून की कीमत चुकवाएगा। अचानक एक तेज आवाज से चैन की नींद खुल जाती है। वो अपने डॉर्म रूम में वापस होता है। उसके रूममेट्स इधर उधर भाग रहे होते हैं, एक दूसरे को स्कूल यूनिफॉर्म पहनने और देर न होने की याद दिला रहे होते हैं। भ्रमित चैन सोचता है कि क्या ये सब सिर्फ एक सपना था। वो जल्दी से अपना शरीर चेक करता है और देखता है कि उसके सारे घाव पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। लेकिन जब वो अपना स्टेटस सिस्टम देखता है तो सच्चाई साफ हो जाती है। सब कुछ असली था। उसका लेवल 10 हो चुका था और उस रहस्यमयी जगह से मिला लूट भी उसके साथ लौट आया था। एक ही रात में 10 लेवल्स जंप करने का एहसास होते ही चेन सोचने लगता है कि अब उसे किस रैंक में रखा जाएगा। इससे पहले कि वो और सोच पाता, उसका रूममेट श्यांग जू उसका नाम पुकारता है। व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ श्यांग जू कहता है कि कोई मतलब मा लॉन्ग पिछली रात चैन के बारे में बहुत डींगे मार रहा था, ये दावा करते हुए कि वो बेहद ताकतवर हो गया है। चुनौती भरे लहजे में श्यांग जू चैन से पूछता है कि क्या चैन सच में डॉम के सबसे मजबूत बनने का कंट्रोल छीनना चाहता है। वो उसे रैंक टेस्ट में जाकर अपनी काबिलियत साबित करने की चुनौती देता है। शियांग जोड़ता है कि भले ही उनका डॉम रैंक ई माना जाता हो, लेकिन हर रैंक 3 लेयर्स में बटा होता है और वे अभी सबसे निचली लेयर पर हैं। वो आत्मविश्वास से कहता है कि जहां बाकी सब अभी लो रैंक ई में हैं, वो खुद मिड रैंक ई पर है। वो जोर देकर कहता है कि हर लेयर के बीच का गैप बहुत बड़ा होता है और वो अकेला ही 10 लोगों से लड़ सकता है। आगे चलते हुए शियांग जो खुद से बुदबुदाता है कि शायद उसकी रैंक पिछली टेस्ट के बाद और बढ़ गई हो। उसी समय मालोंग उत्साह से सी चैन के पास आता है और उसे अपना बेस्ट देने के लिए उकसाता है। मुस्कुराते हुए वो कहता है कि सीधे रैंक डी का एम करे, बस शियांग को डराने के लिए। ये सुनकर सी चैन हल्की सी तंज भरी सोच के साथ उसके शब्दों पर विचार करता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। जल्द ही छात्र टेस्ट अरीना पहुंचते हैं, जहां माहौल जोश और एक्साइटमेंट से भरा होता है। हर कोई नर्वस होकर तैयारी कर रहा होता है, खुद को साबित करने के लिए बेताब। अंदर जाते ही शियांग कुछ छात्रों के ग्रुप को दूसरों को धक्का देते हुए देखता है। वे गोंग चैंग के फॉलोअर्स होते हैं। शियांग जो धीरे से सुझाव देता है कि वे उनसे दूर रहें, बेवजह की मुसीबत से बचने के लिए। लेकिन उसका चेहरा तब बदल जाता है जब उसे एहसास होता है कि गोंग चैंग के फॉलोअर्स ने उन्हें देख लिया है। उसके चेहरे पर घबराहट फैल जाती है, लेकिन फिर कुछ अप्रत्याशित होता है। जैसे ही गोंग चैंग के फॉलोअर्स की नज़र सी चैन पर पड़ती है, उनके चेहरे डर से पीले पड़ जाते हैं। वे कुछ पल हैरानी से उसे देखते हैं, फिर अचानक गहरी झुककर पूरे सम्मान के साथ सल्यूट करते हैं। ऊंची आवाज में कहते हैं, बिग ब्रदर चैन आ गए हैं। ये पूरा नज़ारा शियांग जो को स्तब्ध कर देता है। वो अविश्वास में देखता रह जाता है, पूरी तरह कंफ्यूज्ड। उसके दिल में शक पैदा हो जाता है कि शायद मालोंग की बातें सच थीं। वहीं मालोंग विजयी मुस्कान के साथ खड़ा रहता है। सी चैन इन झुकते हुए फॉलोअर्स को पूरी तरह अनदेखा करता है और शांत भाव से आगे बढ़ जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तभी अरीना में एक तीखी आवाज गूंजती है, सी चैन। एक आदमी आगे बढ़ता है। वो जियांग जियान होता है, स्टूडेंट काउंसिल का एक ऑफिसर। व्यंग भरी मुस्कान के साथ वो कहता है कि उसने कल गोंग चैंग से जुड़ा छोटा सा इंसिडेंट सुना है। तंज कसते हुए वो चैन से पूछता है कि क्या उसे पता है गोंग चैंग असल में कौन है। फिर घमंड से बताता है कि गोंग चैंग उनके सम्मानित स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट लॉर्ड गोंग टिंग का छोटा भाई है। आसपास के छात्र तुरंत जियांग जियान को पहचान लेते हैं और फुसफुसाने लगते हैं उसे प्रेसिडेंट का पालतू कुत्ता कहते हुए। भीड़ में बेचैनी फैल जाती है, क्योंकि सब जानते हैं कि जियांग जियान एक ताकतवर डी रैंक्ड अवेकेंड है। वे समझ नहीं पाते कि वो जानबूझकर सी चैन को क्यों निशाना बना रहे हैं। माहौल भारी हो जाता है। जियांग जियान सी चैन के और करीब आता है, होठों पर स्मर्क लिए। मेरी सूंघने की ताकत बहुत तेज है, वो गर्व से कहता है। मैं मीलों दूर से असली ताकतवर लोगों को पहचान सकता हूँ। वो और झुकता है, उसका चेहरा लगभग चैन से छू जाता है। अपमानजनक लहजे में वो आगे कहता है, लेकिन तुमसे, वो हंसता है। मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता, बस एक पैथेटिक बदबू, किसी ऐसे इंसान की जो हमेशा सबसे नीचे ही रहेगा। बिल्कुल बेपरवाह हमारा प्रोटैगनिस्ट उसे घूर कर पूछता है कि क्या वो कोई कुत्ता है। ये सुनते ही जियांग जियान पूरी तरह भड़क जाता है और चिल्लाने लगता है। लेकिन तभी, उससे पहले कि वो और हंगामा करे, एक ठंडी और अधिकारपूर्ण आवाज हॉल में गूंजती है, उसे रुकने का आदेश देते हुए। सब चौंक कर देखते हैं। वो गोंग टिंग होता है, स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट।
गोंगटिंग शांत स्वर में कहता है कि उसने पूरे मामले की जांच कर ली है। सब कुछ देखने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा है कि गलती उसके भाई की थी। जियांग जियान की ओर मुड़ते हुए वो सख्त लहजे में कहता है कि जो गलती करता है उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। ये सुनकर जियांग जियान बस दांत पीस कर अपमान के साथ वहां से चला जाता है। इसके बाद गोंगटिंग वहीं खड़ा रहता है। वो चुपचाप चैन को गहरी सोच में डूबी नजरों से देखता है, जैसे उसे पूरी तरह परखना चाहता हो। चैन भी बिना झिझके उसकी नजरों से नजरें मिलाए रखता है। दोनों के बीच की हवा भारी हो जाती है, अनकहे तनाव से भरी हुई। थोड़ी देर बाद टेस्ट असेसमेंट टेस्ट आधिकारिक रूप से शुरू होता है। एक टीचर आगे आता है और समझाता है कि हर स्टूडेंट को एक एक करके बुलाया जाएगा। गोंगटिंग आखिरकार मुड़कर चला जाता है, जियांग जियान के साथ, ये कहते हुए कि सी चेन कोई बड़ा खतरा नहीं लगता। हॉल को ऊपर से देखने वाली एक ऊंची खिड़की से एक रहस्यमयी महिला सब कुछ देख रही होती है। उसके पास खड़ा कोई उससे पूछता है कि वो यहाँ क्यों है और क्या उसे कोई ध्यान देने लायक स्टूडेंट मिला। हल्की मुस्कान के साथ वो जवाब देती है कि ये टेस्ट देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है। 1 घंटे बाद असेसमेंट्स शुरू होते हैं। अगला नाम बुलाया जाता है शियांग जो का। दृढ़ चेहरे के साथ वो आगे बढ़ता है, सबको अपनी असली ताकत दिखाने के लिए। हर टेस्ट को अलग अलग एक ट्रेनिंग डीमन लेयर के अंदर करना होता है। उस चेंबर के अंदर एक डेमोनिक हार्ट होता है, एक खास डिवाइस जो स्टूडेंट की एनर्जी को अब्सॉर्ब और एनालाइज करता है। अवेकेंट को अपनी पूरी पावर उसके सामने रिलीज करनी होती है। शियांग जो गहरी सांस लेता है और अपनी सारी ताकत एक जोरदार ब्लास्ट में डेमोनिक हार्ट की ओर छोड़ देता है। हार्ट उस एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है और केबल्स के जरिए डेटा को बाहर लगी मशीन तक भेजता है। कुछ ही पलों बाद मशीन ने जानकारी प्रोसेस की और स्क्रीन पर नतीजे दिखाई देने लगे। शैंगजू मिड रैंक तक पहुंच गया था। टीचर ने रिजल्ट कंफर्म किया, लेकिन हल्का सा माथा सिकोड़ लिया। उसने देखा कि एक और डेटा फील्ड अब तक दिखाई नहीं दी थी। मा लॉन्ग साफ तौर पर घबरा गया और फुसफुसाकर बोला कि यही टेस्ट का असली हाईलाइट होता है। करंट रैंक के अलावा सिस्टम एक स्टूडेंट की मैक्सिमम पोटेंशियल भी माप सकता था। जल्द ही दूसरा रिजल्ट सामने आया, सी रैंक पोटेंशियल। हालांकि इसे अच्छा माना जाता था, लेकिन शैंगजू के दिल में गहरी निराशा भर गई। पूरे 2 साल बीत जाने के बाद भी उसकी ताकत में जरा भी सुधार नहीं हुआ था। उसने उम्मीद की थी कि वो डी रैंक तक पहुंच जाएगा। भारी मन से वो टेस्टिंग एरिया से बाहर निकल गया। जैसे जैसे अगले स्टूडेंट्स को बुलाया गया, उसके दोस्त उसे दिलासा देने लगे, ये कहते हुए कि वे तो उससे भी कमजोर है। दुर्भाग्य से ये सच साबित हुआ। शैंग यू और मा लॉन्ग दोनों ही सिर्फ लो ई रैंक तक ही पहुंच पाए। तभी अचानक स्क्रीन पर एक नया रिजल्ट चमक उठा। तीनों दोस्त सदमे में जम गए। सबके आश्चर्य के बीच साल का पहला डी रैंक सामने आ गया और पूरा हॉल हंगामे से भर उठा। हर तरफ से तालियां और चीखें गूंजने लगी। ज्यादा देर नहीं हुई कि एक और स्टूडेंट डी रैंक तक पहुंच गया, लेकिन उससे भी डरावनी ए रैंक पोटेंशियल के साथ। ये देखकर तीनों दोस्त पूरी तरह टूट गए। अब तक ये दिन का 8वां डी रैंक बन चुका था। टीचर्स भी हैरान थे। आमतौर पर पूरे साल में सिर्फ 2 या 3 स्टूडेंट्स ही डी रैंक तक पहुंचते थे। जैसे ही ज्यादातर टेस्ट्स पूरे हो गए, टीचर ने आखिरी स्टूडेंट का नाम बुलाने की तैयारी की। हॉल एकदम शांत हो गया जब नाम गूंजा, गोंगटिंग। भीड़ तुरंत जोश से फट पड़ी। आखिरकार वो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट था और इंपीरियल गिल्ड का यंग मास्टर भी। लोग उसे तरह तरह की उपाधियां देने लगे, चोजन वन कहकर चिल्लाने लगे, जबकि हमारा प्रोटैगनिस्ट दूर से चुपचाप सब देख रहा था। कई लोग फुसफुसाने लगे कि गोंगटिंग 2 साल पहले ही डी रैंक बन चुका था और अब सोच रहे थे कि वो कितनी दूर पहुंच चुका होगा। टेस्टिंग चेंबर के अंदर डेमोनिक हार्ट हल्के हल्के धड़क रहा था। जैसे ही गोंगटिंग आगे बढ़ा, शांत और आत्मविश्वास से भरा हुआ, उसने अपना हाथ आगे रखा। मन ही मन उसने अपनी ताकत का एक हिस्सा रोकने का फैसला किया, ताकि बाद में कुछ और बड़ा दिखा सके। फिर भी उसे पूरा भरोसा था कि उसकी मौजूदा ताकत स्कूल के इतिहास में उसे नंबर 1 बना देगी। मशीन ने डेटा प्रोसेस करना शुरू किया। अचानक टीचर की आंखें हैरानी से फैल गईं। स्क्रीन पर दिख रही एनर्जी का रंग बाकी सभी से बिल्कुल अलग था। कुछ ही पलों बाद अंतिम रिजल्ट सामने आया, हाई डी रैंक, एस रैंक पोटेंशियल। पूरा हॉल अराजकता में डूब गया। किसी ने हाई डी रैंक की उम्मीद नहीं की थी और एस रैंक पोटेंशियल तो बिल्कुल ही नहीं। भीड़ अविश्वास में चिल्लाने लगी। जो वे देख रहे थे उसे समझ नहीं पा रहे थे। जियांग जियान और उसके दोस्त जड़ हो गए। उनके चेहरे पीले पड़ गए, स्क्रीन को घूरते हुए। हॉल में जश्न फूट पड़ा। लोग पूरी ताकत से चिल्ला रहे थे कि गोंगटिंग स्कूल के इतिहास में ऐसा रिजल्ट हासिल करने वाला पहला छात्र बन गया है। मा लॉन्ग का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे एहसास हुआ कि वे अभी अभी इतिहास बनते देख रहे थे। टीचर्स ने जल्दी से रिजल्ट कंफर्म किया और तुरंत इसे अपने सुपीरियर्स को रिपोर्ट करने का फैसला किया। हॉल पूरी तरह पागल हो चुका था।
एस रैंक पोटेंशियल वाला अवेकेंड बेहद दुर्लभ खजाना होता है जिसे सीधे राज्य की सुरक्षा मिलती है, और इंपीरियल गिल्ड के नेता का बेटा होने के कारण गोंगटिंग की उपलब्धि राष्ट्रीय खबर बनना तय थी। दूर से वो रहस्यमय जोड़ी चुपचाप इस हंगामे को देख रही थी। उन्होंने टिप्पणी की कि इस साल के टेस्ट में असामान्य रूप से ज्यादा टैलेंटेड इंडिविजुअल्स सामने आ रहे हैं। आदमी युआन लॉन्ग, जो यूनिवर्सिटी का डायरेक्टर था, महिला की ओर मुड़ा और पूछा कि क्या उसे गोंगटिंग की पोटेंशियल के बारे में पहले से पता था। उसने शांति से सिर हिलाया और कहा कि नहीं। उसने जोड़ा कि वो यहाँ सिर्फ उसे देखने नहीं आई थी। हल्की मुस्कान के साथ उसने बताया कि गोंगटिंग से ज्यादा उसकी दिलचस्पी किसी और स्टूडेंट के प्रदर्शन में है। उसी पल ध्यान सीधे हमारे प्रोटैगनिस्ट पर चला जाता है, जो चुपचाप खड़ा था, सब कुछ गंभीर और अनरीडेबल एक्सप्रेशन के साथ। थोड़ी देर बाद टीचर ने अगले और आखिरी स्टूडेंट का नाम घोषित किया, सी चेन। जैसे ही उसका नाम पुकारा गया, जियांग जियान आगे बढ़ा और ताने मारते हुए चिल्लाया कि कम से कम अपने डॉर्म की तो थोड़ी इज्जत बचा लेना। वो हंसते हुए बोला कि अगर चारों ही कचरा निकले तो उनका डॉर्म पूरी यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा मजाक बन जाएगा। वो अपने अपमान जारी रखता है, ये कहते हुए कि ऐसे कमजोरों का ग्रुप सिर्फ स्कूल का नाम खराब करेगा। अब और बर्दाश्त न कर पाने पर माँ लॉन्ग भड़क उठता है और पलटकर चिल्लाता है। उस बेवकूफ से कहता है कि बस रिजल्ट का इंतजार करे। पूरी ताकत से माँ लॉन्ग चिल्लाता है कि चेन सबको चौंका देने वाला है। बढ़ते तनाव को देखते हुए शैंग यू और बाकी लोग घबरा जाते हैं, समझ नहीं पाते कि आगे क्या होने वाला है। टेस्टिंग लेयर के अंदर चेन अपनी जगह लेता है और खुद को तैयार करता है। बूथ के भीतर डिमोनिक हार्ट हल्के से धड़कता है, उसकी एनर्जी मापने के लिए। वहां खड़े होकर चैन हकीकत पर सोचता है। किसी अवेकेंड का भविष्य तभी बन सकता है जब वो किसी हाई रैंकिंग गिल्ड में शामिल हो, और उन गिल्ड्स का ध्यान खींचने का एकमात्र रास्ता ग्रेजुएशन कॉम्बैट असेसमेंट होता है। जो स्क्वाड पहला स्थान हासिल करती है, उसके सभी मेंबर्स को इंपीरियल गिल्ड रिक्रूट कर लेती है। इसका मतलब ये था कि ये टेस्ट सिर्फ स्टूडेंट्स को रैंक करने के लिए नहीं था, बल्कि इसका मकसद कहीं बड़ा था। इधर चेंबर के बाहर जियांग जियांग ने यान लिन को गोंगटिंग के ग्रुप से परिचित कराया, जो हाल ही में रिक्रूट किया गया डी रैंक था। वो घमंड से बोला कि इस साल गोंगटिंग के साथ 9 डी रैंक होने की वजह से जीत उनके लिए तय है। अब इस टेस्ट का असली मकसद साफ हो चुका था, फाइनल ग्रेजुएशन असेसमेंट के लिए सबसे ताकतवर लोगों को इकट्ठा करना। लेकिन जहां मजबूत टीम्स बन रही थीं, वहीं एक कमजोरों की टीम भी आकार ले रही थी। मा लोंग बेचैन होता जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सी चेन बूथ के अंदर इतनी देर से क्यों है। कोई मूवमेंट नहीं था और रिजल्ट स्क्रीन पूरी तरह ब्लैंक थी। कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। दूसरे स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ाने लगे, हंसते हुए कहने लगे कि सी चेन की पावर इतनी पैथेटिक है कि मशीन उसे रजिस्टर भी नहीं कर पा रही। कुछ लोग दिलचस्पी खोकर जाने भी लगे। जियांग जियान ने ठहाका लगाया और कहा कि जो अब भी इंतजार कर रहे हैं वे सब ट्रैश है। उनकी स्क्वाड तो पहले ही पूरी हो चुकी है, रुकने का कोई मतलब नहीं। गोंगटिंग ने शांत स्वर में सहमति जताई और कहा कि बाकी टीम को बुलाओ ताकि वे आखिरकार निकल सके। लेकिन जैसे ही वे मुड़ने वाले थे, स्क्रीन अचानक चमक उठी। सब के सब जम गए। जो रिजल्ट दिखा उसने पूरे हॉल को खामोश कर दिया। सी चेन, हाई डी रैंक। झटका तुरंत फैल गया। उसके डॉममेट्स और आसपास खड़े स्टूडेंट्स मुंह खुले के खुले रह गए, अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। मा लोंग खुशी से उछल पड़ा, पूरी आवाज में चिल्लाता हुआ कि उसने सबको पहले ही बताया था, सी चेन ताकतवर है और अब उसने साबित कर दिया। दूसरी तरफ गोंगटिंग और जियांग जियान हैरान रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सी चेन हाई डी रैंक तक पहुंच जाएगा, वो भी इन हालात में। लेकिन इससे पहले कि कोई संभल पाता, सिस्टम ने अचानक वार्निंग जारी कर दी, इनस्टेबिलिटी डिटेक्टेड, रीटेस्ट रिक्वायर्ड। बूथ के अंदर सी चेन ने तुरंत समझ लिया, लेवल 10 पर उसके बेस स्टैट्स पहले ही हाई डी रैंक के बराबर थे। ये समझते ही उसने एक फैसला किया, उसने दूसरी पावर टेस्ट करने का सोचा। वहीं बूथ के अंदर उसने क्लास चेंज प्रोसेस शुरू कर दिया। ट्रांसफॉर्मेशन पूरा होते ही उसने इन्फर्नल डेथ किंग एक्टिवेट किया, जो उसकी सबसे कमजोर क्लास थी। अगले ही पल स्क्रीन बुरी तरह चमकने लगी। हॉल में हर तरफ से हाँपने की आवाजें गूंज उठीं, क्योंकि उसकी रैंक सबकी आंखों के सामने बदलने लगी। डी रैंक, मिड सी रैंक। अराजकता फैल गई। उसके दोस्त पूरी तरह बेकाबू हो गए, चिल्लाते हुए पूछने लगे कि उसकी रैंक फिर से कैसे जंप कर गई। जियांग जियान गुस्से में चिल्लाया कि यह नामुमकिन है और जोर देकर बोला कि टेस्टिंग मशीन खराब हो चुकी है। टीचर्स घबरा गए। उन्होंने अपने पूरे करियर में कभी मिड असेसमेंट रैंक चेंज नहीं देखा था, और जब वे चमकती स्क्रीन को घूर रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि आगे क्या करें, एक डरावना ख्याल उनके मन में आया। शायद इस टेस्ट ने कुछ ऐसा जगा दिया था जो उनकी समझ से परे था। सिस्टम फेल हो रहा था। एक बार फिर इंस्टेबिलिटी डिटेक्ट हुई और डिमोनिक हार्ट बुरी तरह कांपने लगा, जैसे उस पर भारी दबाव पड़ रहा हो।
ये देखकर सी चेन समझ गया कि रिजल्ट अब भी फाइनल नहीं है। अगर सिस्टम उसकी मौजूदा आउटपुट संभाल नहीं पा रहा तो वो इसे इसकी आखिरी हद तक ले जाएगा। शांत रहते हुए उसने अपनी दूसरी क्लासेस एक्टिवेट करने का फैसला किया, ये देखने के लिए कि अंतिम रिजल्ट क्या होगा। इस बार उसने पर्गेटरी राक्षसा एक्टिवेट किया। जैसे ही पावर रिलीज हुई, डिमोनिक हार्ट शुद्ध आतंक में प्रतिक्रिया देने लगा। उसकी सतह पर दरारें फैल गईं, मानो वो फटने वाला हो। उसी समय गहरी बैंगनी एनर्जी ऊपर की ओर उठी और टेस्टिंग ग्राउंड्स के ऊपर पूरा आसमान ढक गया। दम घोंट देने वाला दबाव चारों ओर फैल गया। गोंग टिंग और बाकी सब अनायास ही ऊपर देखने लगे। उनके चेहरे अविश्वास से भरे हुए थे। सी चेन के दोस्त भीतर तक हिल गए। उनमें से एक बुदबुदाया कि ये कोई अपशकुन नहीं बल्कि संकेत है कि आज इतिहास दोबारा लिखा जा रहा है। उसी पल उन्हें एक डरावनी सच्चाई समझ आ गई। उनके डॉम ने एक गॉड लेवल मॉन्स्टर को जन्म दे दिया था। अचानक पोटेंशियल स्क्रीन बुरी तरह ग्लिच करने लगी। नंबर मुड़ने लगे, बिगड़ने लगे और आखिरकार एक टेढ़ा मेढ़ा सुनहरा एस दिखा जो पूरी तरह अननेचुरल लग रहा था। एक टीचर सदमे में चिल्लाया, ये सोचते हुए कि क्या इसे एक और एस रैंक पोटेंशियल माना भी जा सकता है। गोंग टिंग जड़ होकर खड़ा रह गया, पूरी तरह खामोश। उसका दिमाग ये स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था कि उसकी आंखें क्या देख रही हैं। बिना किसी चेतावनी के डेंजर अलर्ट स्क्रीन पर चमकने लगा, पूरे हॉल को तनाव और भ्रम में डुबोते हुए। एक पल बाद वार्निंग एक गहरे लाल मैसेज में बदल गई, सिस्टम एरर। मशीन बेकाबू होकर कांपने लगी। फिर स्क्रीन आखिरी बार फ्लिकर हुई और एक भयावह रिजल्ट सामने आया, SSS वैल्यू एक्सीड्स सिस्टम लोड। उसी पल एक स्टूडेंट पूरी तरह टूट गया और घबराकर चीखने लगा। और फिर धमाका। टेस्टिंग मशीन जोरदार धमाके के साथ अनगिनत टुकड़ों में फट गई। शॉक वेव्स बाहर की ओर फैल गईं और मलबा पूरे हॉल में बिखर गया। टीचर्स चिल्लाए कि डिमोनिक हार्ट ओवरलोड हो गया है और बिना देर किए बूथ की ओर दौड़ पड़े। अंदर घुसते ही वे घबराहट में पुकारने लगे, पूछने लगे कि अंदर वाला स्टूडेंट जिंदा है या नहीं। लेकिन जैसे ही एक टीचर पास पहुंचा, उसका जबड़ा धीरे धीरे खुल गया। वो पूरी तरह अवाक रह गया। डिमोनिक हार्ट जमीन पर पड़ा था, पूरी तरह नष्ट, तरारों से भरा और बेजान, मानो इसे अंदर से डिवावर कर लिया गया हो। दूसरे टीचर ने अविश्वास में बुदबुदाया कि शायद मशीन आज ज्यादा इस्तेमाल होने की वजह से ही जल गई होगी। बूथ के अंदर सी चेन ने हल्का सा माथा सिकोड़ा। उसे एहसास हुआ कि शायद वो कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया था और अनजाने में हार्ट को नष्ट कर बैठा था। लेकिन उसी के साथ उसने कुछ बेहद अहम भी जान लिया। उसकी ग्लटनी पावर इतनी भयावह थी कि वो किसी मशीन के कोर तक को डिवावर कर सकती थी। कुछ ही पलों बाद सी चेन टेस्टिंग बूथ से बाहर निकला, बिना एक भी खरोच के, शांत, बिल्कुल सुरक्षित। बाहर कदम रखते ही उसने अपनी नई अनलॉक हुई एबिलिटी को टेस्ट करने का फैसला किया। चुपचाप एक्टिवेट करते ही उसकी विजन बदल गई और अचानक वो अपने आसपास मौजूद हर इंसान का असली रैंक देख पा रहा था। ये एहसास उसे झकझोर गया। ये एबिलिटी बेहद कन्वीनियंट थी और उसके भविष्य के प्लान्स के लिए अमूल्य साबित होने वाली थी। जैसे ही उसकी नज़र गोंग टिंग पर पड़ी, उसकी आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं। वो तुरंत समझ गया कि स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट भी अपनी असली ताकत छुपा रहा था। टेस्टिंग मशीन के पूरी तरह नष्ट हो जाने के कारण टीचर्स के पास असेसमेंट सस्पेंड करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। उन्होंने घोषणा की कि सी चेन का रिकॉर्डेड डेटा एरर माना जाएगा और जिन स्टूडेंट्स का टेस्ट नहीं हुआ है उन्हें अगले दिन वापस आना होगा। इसके बावजूद मा लॉन्ग और बाकी लोग जोर जोर से जश्न मनाने लगे, ये कहते हुए कि टीचर कुछ भी बोले, सी चेन बिना शक एक जीनियस है। तभी अचानक जियांग जियान गुस्से में आगे बढ़ा और चिल्लाने लगा। उसने सवाल किया कि सी चेन जैसा लूजर आखिर सी रैंक तक कैसे पहुंच सकता है। उसने उस पर जानबूझकर मशीन तोड़ने का आरोप लगाया और कहा कि उसकी वजह से स्टूडेंट काउंसिल की योजनाएं डिले हो गई हैं। सी चेन को झुंझलाहट होने लगी। उसकी हथेली में बिजली कड़कने लगी, पावर जमा होती गई और उसकी नज़र ठंडी हो गई। एक पल के लिए उसने सोचा कि क्या उसे इस झंझट को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करता, गोंग टिंग आगे आया और उसे रोक लिया। उसने शांत स्वर में जियांग जियान से कहा कि वो उनके नए टीममेट के साथ बदतमीजी ना करें। जियांग जियांग जड़ हो गया। वो समझ ही नहीं पाया कि प्रेसिडेंट ने अभी क्या कहा। हल्की मुस्कान के साथ गोंग टिंग ने सी चेन की ओर रुख किया और औपचारिक रूप से उसे ग्रेजुएशन असेसमेंट के लिए अपनी स्क्वाड में शामिल होने का न्योता दिया। उसने पूरे भरोसे से कहा कि अगर वे साथ लड़े तो स्कूल के इतिहास का सबसे ऊंचा स्कोर बनाएंगे। दूसरी तरफ मा लॉन्ग और बाकी दोस्त पूरी तरह स्तब्ध रह गए। स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट से पर्सनल इनविटेशन मिलना अनहर्ड ऑफ था। गोंग टिंग की टीम का एक मेंबर नाराज हो गया और बोला कि अगर सी चेन आया तो किसी और को बाहर करना पड़ेगा। वो गुंडे की तरह चिल्लाया कि जब लोग ब्राइबरी से भी अंदर नहीं आ पा रहे तो सी चेन को क्या हक है। लेकिन प्रेसिडेंट के बोलने के बाद वो जानता था कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है।
मजबूरी में जियांग जियान ने जबरदस्ती मुस्कान ओढ़ी और नए मेंबर का स्वागत किया, लेकिन सबके झटके के लिए सी चेन ने वही इनविटेशन ठुकरा दी। जियांग जियान पूरी तरह जड़ हो गया, उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसने अभी क्या देखा। यहां तक कि गोंग टिंग भी चौंक गया, उसका एक्सप्रेशन गंभीर हो गया जब उसने सी चेन को घूर कर देखा। गुस्से से भरकर जियांग जियांग चिल्लाया कि उनकी टीम सबसे ताकतवर है, लेकिन सी चेन ने बस इतना कहा कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठंडी भावनाहीन नजर से उसने उन्हें चेतावनी दी कि उसे दोबारा परेशान ना करें और बिना हिचकिचाहट पीठ फेरकर चला गया, जियांग जियान को गुस्से में जलता हुआ। सी चेन अपने दोस्तों के साथ आगे बढ़ गया। भीड़ सन्न रह गई। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि सी चेन ने सीधे स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट को मना कर दिया। कुछ स्टूडेंट्स फुसफुसाने लगे कि शायद वो खुद फर्स्ट प्लेस का लक्ष्य रखता है। कुछ और लोग मुस्कुराए, आने वाले ड्रामा की कल्पना करते हुए। दूर से उसके डॉम मेट्स चुपचाप हंस रहे थे, बुली के सन्न चेहरे देखकर। उन्हें सी चेन का एटीट्यूड बेहद साहसी लगा। गोंग टिंग ने हालांकि अपने लैकी को शांत किया और कहा कि कोई बात नहीं। उसने टिप्पणी की कि सी चेन के अपने प्लान्स हैं। टेस्ट के ऑफिशियली खत्म होते ही स्टूडेंट्स धीरे धीरे यूनिवर्सिटी कोर्ट यार्ड में फैलने लगे। डायरेक्टर युआन लॉन्ग ने अफसोस भरी सांस ली, ये कहते हुए कि काश दोनों ने टीम बना ली होती तो वो एक नया स्कूल रिकॉर्ड देख पाता। उसके पास खड़ी रहस्यमयी महिला हल्के से मुस्कुराई और बोली कि ये अनएक्सपेक्टेड मोड़ चीजों को और भी दिलचस्प बना रहा है। उसने समझाया कि गोंग टिंग जैसे इंसान के लिए ऐसा इनकार सीधी वॉर डिक्लेरेशन से कम नहीं है। पास ही स्टूडेंट काउंसिल का एक मेंबर फुसफुसाकर चेतावनी देता है कि उनका प्रेसिडेंट कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसे उकसाया जाए। जियांग जियान, जो अब भी घुसले में है, ठहाका लगाता है और दावा करता है कि सी चेन सिर्फ पावर टेस्ट की एरर की वजह से घमंडी बन रहा है। लेकिन गोंग टिंग चुप रहता है, गहरी सोच में डूबा हुआ। वो सोचता है कि क्या टेस्ट सच में गलत था, और मन ही मन कसम खाता है कि उसकी फर्स्ट प्लेस कोई नहीं छीनेगा। उसका एक सबॉर्डिनेट आगे बढ़कर कहता है कि वो सी चेन को सबक सिखा देगा, उसे सिर्फ एक इनएक्सपीरियंस्ड न्यूबी कहकर मजाक उड़ाता है। गोंग टिंग की नज़र तुरंत ठंडी हो जाती है। वो उस आदमी को घूरता है और पूछता है कि क्या वो उसे इतना पेटी इंसान समझता है। सबॉर्डिनेट सिहर जाता है और तुरंत पीछे हट जाता है। झुंझलाकर गोंग टिंग टीम डिसमिस कर देता है, कहता है कि उसका मूड नहीं है और अकेले चला जाता है। जाते हुए वो ठंडे स्वर में कहता है कि आगे जो भी होगा उसका उससे कोई लेना देना नहीं। गुंडा पहले हिचकिचाता है, फिर उन शब्दों का मतलब समझ जाता है। उसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान फैल जाती है और वो पक्का करता है कि प्रेसिडेंट इसमें शामिल नहीं होगा। 10 मिनट बाद कोई भागता हुआ जियांग जियांग को बताता है कि सी चेन पहले ही कैंपस छोड़ चुका है। सुना गया है कि वो घर जा रहा है और खाने तक नहीं रुका। जियांग जियान ने हाथ में पकड़ी सोडा कैन को कुचल दिया। उसके होठों पर खतरनाक मुस्कान उभर आई। उसके लिए ये किस्मत का साथ था। यूनिवर्सिटी के बाहर सी चेन को बचाने के लिए कोई रूल्स नहीं होंगे। उधर सी चेन यूनिवर्सिटी के पास वाली सड़क पर शांत कदमों से चल रहा था, गुंडे की साजिश से पूरी तरह अनजान। उसका ध्यान किसी और ही चीज पर था, अपने गोल्स पर। उसे पास्ट की एक घटना याद आई, जब एक एलीट गिल्ड ने एक लेयर के अंदर एक शक्तिशाली डीमन खोजा था। वो क्रीचर, जिसे रैथ कहा जाता था, उसने एक ही अटैक में पूरी टीम को मिटा दिया था। उसके बाद वो मॉन्स्टर लेयर से बाहर निकलकर ह्यूमन वर्ल्ड में तबाही मचाने लगा था। रैथ के लेयर को खोजने के लिए सी चेन ने आखिरकार एक फूल प्रूफ प्लान बना लिया था, लेकिन उसे अमल में लाने के लिए उसे सबसे पहले एक चीज चाहिए थी, बहुत सारा पैसा। यही वजह थी कि वो मिथ्रिल मॉन्स्टर एक्सचेंज की ओर गया, जो फ्यूचर का सबसे बड़ा मटेरियल्स ट्रेडिंग सेंटर था। सी चेन जानता था कि वेपन्स और इक्विपमेंट किसी भी अवेकेंड के लिए कितने ज़रूरी होते हैं, और ये जगह उसका सबसे बड़ा मौका थी। काउंटर पर उसने कैजुअली मॉन्स्टर फैंग्स का एक बंडल रख दिया। अप्रेजर ने हैरानी से उसे देखा और पूछा कि एक साधारण स्टूडेंट के पास ऐसा आइटम कैसे हो सकता है। सी चेन ने शांति से जवाब दिया कि यह मॉन्स्टर से ड्रॉप हुआ था। अप्रेजर ने भौहें सिकोड़ ली, कहते हुए कि उसने ऐसा कभी नहीं देखा, लेकिन पास खड़ी एक फीमेल एम्प्लॉय ने तुरंत आइटम पहचान लिया और बताया कि ये ई रैंक मॉन्स्टर से गिरा सैंग फैंग है। जैसे ही वो उसके यूजेस समझाने लगी, अप्रेजर ने रूखेपन से उसे रोक दिया। वो हंसते हुए बोला कि ई रैंक आइटम्स बेकार होते हैं और वो सिर्फ डी रैंक और उससे ऊपर के आइटम्स डील करता है। उसने घमंड से कहा कि उसे बेकार जंक याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं। मन ही मन अप्रेजर बड़बड़ाया कि सारे अच्छे क्लाइंट्स गायब हो गए हैं और उसकी प्रमोशन अभी भी दूर है। ये काम बेकार समझकर उसने जिम्मेदारी नए कर्मचारी को सौंप दी और बिना कुछ कहे पीठ फेरकर चला गया। कुछ देर बाद वो महिला वापस आई और सी चेन को कैश से भरा ब्रीफकेस थमा दिया। उसने विनम्रता से पूछा कि क्या उसे और कुछ चाहिए। अमाउंट देखते हुए, जो 18,000 था, सी चेन ने खुद से सिर हिला दिया। ये पैसा फिलहाल उसके रेंट के लिए काफ़ी था। पहला कदम पूरा हो चुका था। उसने कहा कि उसे एक और चीज़ चाहिए।
जैसे ही सी चेन ने हाथ उठाया वो ओमिनसली चमकने लगा। अगले ही पल एक विशाल डेमोनिक सोर्ड उसके हाथ में प्रकट हुई, जिसे एक सिनिस्टर और ओवरवेलमिंग बैंगनी ऑरा ने घेर रखा था। वेपन से इतना दबाव निकल रहा था कि आसपास की हवा तक कांपती महसूस हो रही थी। फीमेल एम्प्लॉय का जबड़ा खुला का खुला रह गया। उसने पूरी तरह सदमे में तलवार को देखा। भले ही उसने ऐसा वेपन पहले कभी न देखा हो, लेकिन इंस्टिंक्टिवली उसे लगा कि ये कम से कम बी रैंक, शायद ए रैंक तक का होगा। तभी अप्रेजर वापस लौटा और जोर से ठहाका लगाया। उसने इस आइडिया को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि रैंक वेपन्स की कीमत लाखों में होती है और उसने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। उसी पल एक नीले बालों वाला आदमी बगल से आगे आया। शांत स्वर में उसने कहा कि यह वेपन न बी रैंक है, न ही ए रैंक। ये सुनते ही अप्रेजर का रवैया तुरंत बदल गया और वो न्यू कमर की चापलूसी करने लगा, ये कहते हुए कि सीचन जैसा गरीब स्टूडेंट कुछ कीमती रख ही नहीं सकता। फिर नीले बालों वाले आदमी ने दोबारा बोला। उसने खुलासा किया कि यह तलवार एस रैंक इक्विपमेंट है, पर्गिटरी लैंड्स में फॉर्ज्ड। ये शब्द बिजली की तरह गिरे। फीमेल एम्प्लॉय जड़ हो गई। अप्रेजर अविश्वास में चीख पड़ा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। बिना देर किए नीले बालों वाला आदमी आगे बढ़ा और उत्साह से सी चैन का हाथ मिलाया, उसे एक बेहद स्पेशल गेस्ट के रूप में वेलकम किया। कुछ ही पलों बाद उसने खुद सी चैन को वीआईपी रूम में इनवाइट किया और भरोसा दिलाया कि उसकी हर रिक्वेस्ट तुरंत पूरी की जाएगी। चलते हुए सी चैन के चेहरे पर हल्की सी स्मर्क उभर आई। सब कुछ ठीक वैसा ही हो रहा था जैसा उसने प्लान किया था। वो आदमी आखिरकार सही वक्त पर सामने आ गया था। उसका नाम किंगशी था और वो सी चैन की योजनाओं का एक बेहद अहम हिस्सा था। फिर सीन वीआईपी रूम में शिफ्ट होता है। अंदर का माहौल शांत और रिफाइंड है। किंग जी चेन के सामने बैठा है। उसकी पोस्चर कंपोज्ड है और वो शांत स्वर में पूछता है कि वो कौन सा इक्विपमेंट बेचने लाया है। चेन की एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद वो प्राइस का इंतजार करता है। चेन जरा भी हिचकिचाता नहीं। स्टेडी आवाज में वो जवाब देता है, 1 मिलियन। जैसे ही ये नंबर उसके मुंह से निकलता है, किंग जी का कंपोजर टूट जाता है। उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं और वो डिसबिलीफ में चेन को देखता है। तुम सिर्फ 1 मिलियन मांग रहे हो? वो लगभग चिल्ला उठता है। सर, आपको पता है ना कि ए रैंक इक्विपमेंट भी मिलियंस में बिकता है और एस रैंक वेपन जैसी चीज मार्केट में कम से कम टेंस ऑफ मिलियंस ला सकती है। अगर इसकी खबर फैल गई तो लोग टूट पड़ेंगे। ये वेपन इतना वैल्यूएबल है। उसकी बातें सुनकर भी चेन के एक्सप्रेशन में कोई बदलाव नहीं आता। इसके बजाय वो फिर बोलता है। उसका टोन सीरियस और अनवेवरिंग है। मैं इस एस रैंक वेपन को कोलैटरल की तरह यूज करना चाहता हूं, 1 मिलियन के लोन के लिए, वो कहता है। मैं इसे 1 महीने में चुका दूंगा। किंग जी वहीं फ्रीज हो जाता है। लोन के लिए एस रैंक वेपन को कोलैटरल बनाना? एक पल के लिए उसका दिमाग तेजी से दौड़ता है। क्या कोई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट सच में ऐसा सोच सकता है? अब साफ हो चुका था। चेन का इस स्वॉर्ड को बेचने का इरादा कभी नहीं था। वो बाद में इसे रिक्लेम करने और खुद यूज करने वाला था। इतनी फोरसाइट, इतनी ठंडी कैलकुलेशन, उसकी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार। और ऊपर से ऐसी ट्रेजर को ओन करना। तो वो कौन है? घर से भागा हुआ कोई रिच यंग मास्टर या फिर अपनी असली ताकत छुपाए बैठा कोई हिडन प्रोडिजी? जो भी हो, एक बात पक्की है, ये आदमी ऑर्डिनरी नहीं है। जब किंग जी अपने थॉट्स में खोया रहता है, चेन पूरी तरह रिलैक्स रहता है। वो हल्का सा पीछे झुककर चुपचाप अपनी कॉफी एंजॉय करता है, जैसे इस बातचीत में उस पर जरा भी प्रेशर ना हो। कुछ देर बाद चेन फिर बोलता है, मैं प्रिंसिपल अमाउंट 1 महीने में पूरा चुका दूंगा, वो शांत स्वर में कहता है, और अगले महीने 10% इंटरेस्ट भी दूंगा। कैसा लगेगा? किंग जी उसे गहराई से देखता है, फिर आखिरकार बोलता है, शावली, जरा बाहर जा सकती हो? वो बाहर निकल जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। वीआईपी रूम और भी शांत हो जाता है। अब अंदर सिर्फ वे दोनों हैं। तभी किंग जी बोलता है, अगर मैं गलत नहीं हूं, वो धीरे धीरे कहता है। उसकी नजर स्टेडी है। तुम नेशनल अवेकनर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, सही? और वहां के सीनियर्स अब ग्रेजुएट होने वाले हैं। सारी जानकारी को मन ही मन जोड़कर कैलकुलेशंस पूरी करने के बाद किंग जी फिर से चेन की ओर देखता है और यकीन से बोलता है, मेरी जानकारी में नेशनल अवेकनर यूनिवर्सिटी हर साल ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन करवाता है। इस साल का एग्जाम ठीक 1 महीने बाद है और फर्स्ट प्लेस को मिलने वाला प्राइज ठीक 1 मिलियन है। वो रुकता है, अपने शब्दों का असर बैठने देता है। ये अमाउंट और इसका टाइमिंग दोनों तुम्हारे लोन से परफेक्टली मैच करते हैं। अगर मैं एजुकेटेड गेस लगाऊं तो तुम कॉन्फिडेंट हो कि उस एग्जाम में फर्स्ट प्लेस लोगे, है ना? जैसे ही ये शब्द गिरते हैं, कमरे का माहौल बदल जाता है। चेन के शरीर से एक शार्प ऑपरेसिव ऑरा फूट पड़ता है। उसकी किलिंग इंटेंट बेकाबू होकर वीआईपी रूम में फैल जाती है, जैसे दम घोट देने वाला दबाव। उसी पल उसकी आंखें गहरे क्रिम्सन रंग में चमकने लगती हैं। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखने लगता है, अब काम इंडिफरेंस के पीछे छुपा नहीं।
किंग जी बिना झिझके अपनी सीट से उठता है और आगे बढ़ता है, उस ओवरवेलमिंग इंटेंट से बिल्कुल भी विचलित नहीं होते हुए। तुम बस 1 महीना इंतजार कर सकते थे और प्राइज मनी ले सकते थे, वो इवनली कहता है। लेकिन इसके बजाय तुम इतनी हाई कैलिबर वेपन को कोलैटरल बनाकर लोन मांग रहे हो। उसकी आवाज कंपोज्ड और एनालिटिकल रहती है। इसका मतलब है कि तुम्हें अभी पैसे की सख्त जरूरत है। कोई भी रैशनल इंसान इतना रिस्की ऑप्शन नहीं चुनेगा जब तक कि उसके पास और कोई रास्ता ना हो। वो ठीक चेन के सामने आकर रुकता है। जब तक कि ये सच में तुम्हारा लास्ट रिजॉर्ट ना हो। किंग जी चेन की जलती नजर से आंखें मिलाता है और डिसाइसिवली बोलता है, तो मैं तुम्हें अभी यहीं पर 1.5 मिलियन कैश लोन दे सकता हूं, पूरे 1 महीने के लिए 0 इंटरेस्ट। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है, होठों पर हल्की मुस्कान के साथ। इसे हमारे बीच एक फ्रेंडशिप की शुरुआत समझो। चेन पूरी तरह स्टन्ड हो जाता है। वीआईपी रूम में आने के बाद पहली बार उसका कंपोजर टूटता है। वो किंग जी को घूरता है। उसका शौक उसके चेहरे पर साफ लिखा होता है। वो तुरंत समझ ही नहीं पाता कि उसने अभी क्या सुना। तभी किंग जी अपनी आंखें हल्की सी घुमाता है, उसकी मुस्कान और गहरी हो जाती है। और निश्चिंत रहो, वो जोड़ता है, आज यहाँ जो भी बात हुई है वो स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल रहेगी। और याद रखना, किंग जी कॉर्डियल स्माइल के साथ कहता है, अगर फ्यूचर में तुम्हें कोई ट्रेडिंग जरूरत हो तो हमारी एक्सचेंज को अपनी फर्स्ट चॉइस मानना। मैं पर्सनली इंश्योर करूंगा कि तुम्हें बेस्ट पॉसिबल डील मिले। तो क्या कहते हो? ये सुनकर चैन तुरंत जवाब नहीं देता। वो चुपचाप सोचता है। सिर्फ कुछ स्कैटर्ड डिटेल्स से उसने मेरी सिचुएशन और मेरी नीड्स बिल्कुल सही इन्फर कर ली। इम्प्रेसिव, चैन मन ही मन सोचता है। और मेरी कमजोरी का फायदा उठाने के बजाय उसने लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के लिए और भी बेहतर टर्म्स ऑफर कर दिए। कोई हैरानी नहीं कि किंग जी फ्यूचर में मिथ्रिल एक्सचेंज को दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज बनाने वाला है। अगर मुझे रात को खत्म करना है तो सिर्फ अपनी ताकत काफी नहीं होगी। मुझे भरोसेमंद एलाइज चाहिए, और वो एलाइज उसी के जैसे लोग होने चाहिए। फैसला हो जाने के बाद चेन आगे बढ़ता है। दोनों हाथ मिलाते हैं और चेन कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर अपनी सील लगा देता है, एक साफ और बाइंडिंग मार्क छोड़ते हुए। अगले ही पल ट्रांजैक्शन पूरी हो जाती है। फंड सीधे चेन के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं और उसके फोन पर नोटिफिकेशन वाइब्रेट करता है। कॉन्ट्रैक्ट उठाकर किंग जी संतुष्ट नॉड के साथ कहता है, मैजिक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है, फंड्स आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो गए हैं। थोड़ी देर बाद उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी चमकती है। बाय द वे, वो आगे कहता है, जब आप इतनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी वेपन को कोलैटरल बना रहे हैं तो ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन में किस वेपन का यूज करने वाले हैं? वो हल्का सा जेस्चर करता है। अगर चाहें तो मैं कुछ इक्विपमेंट लैंड कर सकता हूं। हमारे पास अभी एस रैंक आइटम्स नहीं है, लेकिन हाई रैंक गियर, ए रैंक और कुछ बेहतरीन बी रैंक इक्विपमेंट जरूर हैं। चैन शांति से सुनता है, फिर सिर हिलाता है। नो नीड, वो कहता है, और बिना कुछ और बोले वो कैजुअली एक और वेपन रिवील करता है। उतनी ही टेरिफाइंग, उतनी ही ओवरवेलमिंग ऑरा फिर से कमरे को भर देती है जब उसके हाथ में एक और एस रैंक वेपन प्रकट होती है। चेंगजी की ओर देखते हुए चैन इवनली कहता है, मेरे पास उस जैसी एक और वेपन अभी भी है। ये देखकर चिंगजी और उसकी असिस्टेंट दोनों पूरी तरह सन्न रह जाते हैं। उनकी आंखें लगभग बाहर निकल आती हैं। होली शिट, दोनों लगभग एक साथ बोल पड़ते हैं। चैन जरा भी नहीं रुकता, वो शांति से मुड़ता है और बाहर जाने लगता है। उसके कदम अनहरीड हैं, पीछे छूटे शौक को देखे बिना। चिंगजी जल्दी से खुद को संभालता है और उसके पीछे आवाज देता है, अब भी हिल चुका हुआ, प्लीज टेक केयर सर। जैसे ही चैन नजरों से ओझल होता है, चिंगजी तेजी से अपनी असिस्टेंट की ओर मुड़ता है। अच्छा हुआ कि तुमने ऐसे इंपॉर्टेंट क्लाइंट को हैंडल किया, वो डिसाइसिवली कहता है। तुम्हारी प्रमोशन सुपरवाइजर के रूप में अभी से इफेक्टिव है। श्याओली एक पल के लिए फ्रीज हो जाती है, फिर उसके चेहरे पर खुशी फैल जाती है। वो अपनी एक्साइटमेंट मुश्किल से रोक पाती है। उधर दूसरे असिस्टेंट का चेहरा काला पड़ जाता है, जलन साफ दिखती है। तभी जैसे सब कुछ सेटल हो गया हो, चैन अचानक रुकता है। ओ, वो कैजुअली कहता है, हल्का सा पीछे मुड़कर, मुझे याद आया, मुझे यहां से कुछ खरीदना भी है। सीन शिफ्ट होता है। एक टैक्सी एक बड़े पुराने बिल्डिंग के सामने रुकती है। इंजन आइडल करता है और चैन उतरकर ऊपर देखता है। बिल्डिंग के ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा है, कांगजियांग काउंटी लॉन्ग डिस्टेंस बस टर्मिनल। जैसे ही चैन साइन देखता है, उसके अंदर कुछ हिल जाता है। वो वहीं खड़ा रहता है और पिछली जिंदगी की मेमोरीज टूट टूट कर लौटने लगती हैं। उसका एक्सप्रेशन दूर सा हो जाता है। मेरी पिछली जिंदगी में, चैन धीरे से नरेट करता है, मेरे परिवार की हालत लंबे समय तक बहुत खराब रही। उस वक्त मैं ग्रेजुएट हो चुका था, लेकिन अभी तक अवेकेंड नहीं हुआ था। कोई गिल्ड मुझे लेने को तैयार नहीं था। उसके दिमाग में इमेजेस चमकती हैं, एंडलेस रिजेक्शन, थकान, डेस्परेशन। मैं जो भी ऑड जॉब्स मिलती उन्हें पकड़ लेता था, वो आगे कहता है। फिर भी रेंट के लिए पैसे जुटाना मुश्किल था। एक नंबर उसकी यादों में उभरता है, गहराई से खुदा हुआ। रिमेनिंग बैलेंस $105.6।
यूनी और मुझे बेहद फ्रूगली जीना पड़ता था, बस सरवाइव करने के लिए। उस समय चैन लगभग टूट चुका था। हर दिन चिंता का बोझ, बेचैनी, एग्जॉस्शन। उसी दौरान उसकी बहन ने अचानक कहा, मुझे ट्यूटरिंग जॉब मिल गई है। उसने धीरे से कहा, मैं जल्द ज्वाइन करूंगी। कुछ समय बाद एक लेटर उसकी यादों में उभरता है। एनवेलप पर साफ लिखा था, इंटरनेशनल सेंट्रल आर्ट इंस्टीट्यूट, एडमिशंस, एक्सेप्टेंस लेटर, स्टूडेंट। एक पल के लिए उम्मीद जगी, लेकिन उससे पहले कि वो खिल पाती, युन ने कांपते हाथों से वो लेटर फाड़ दिया। लगता है मैं सिलेक्ट हो गई हूं, उसने जबरदस्ती मुस्कान के साथ कहा, लेकिन जगह बहुत दूर है और मैं अपने बड़े भाई के पास रहना चाहती हूं। ये शब्द चैन के दिल में छुरे की तरह उतरे। वो परिवार पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। चैन धीरे से नरेट करता है, मेरी छोटी बहन ने अपनी ड्रीम स्कूल को छोड़ दिया। सीन वापस प्रेजेंट में लौटता है। चैन अपनी मेमोरीज से बाहर आता है। बस टर्मिनल की आवाजें फिर से सुनाई देने लगती हैं। वो आसपास देखता है। काफी देर हो गई है, वो सोचता है। सी यून अब तक बस से उतर चुकी होगी। तभी पीछे से एक फेमिलियर आवाज आती है, ब्रो। चैन मुड़ भी नहीं पाता कि आवाज फिर गूंजती है, झुंझलाहट के साथ। ब्रो, कितनी बार कहा है, किसी को पिक करने आओ तो एग्जिट पे वेट करते हैं, एंट्रेंस पर नहीं। एक छोटा सा पॉज, फिर फ्रस्ट्रेशन भरी सांस। इस महीने का रेंट देने के बाद फिर से टूट गए हैं हम। वो और कोई नहीं, सी यून थी, चैन की छोटी बहन। वो उसे देखता है और महसूस करता है कि वो अभी भी कितनी छोटी है। उसे सुरक्षित और सही सलामत देखकर उसका सीना भिंच जाता है। उसे फिर से ऐसे देखना उसे ऐसी खुशी देता है जिसे वो मुश्किल से रोक पाता है। युन सिर तिरछा करके उसे बुलाती है, बिग ब्रो आओ ना, लगेज पकड़ने में मदद करो। जब वो नहीं हिलता तो वो भौएं चढ़ा लेती है। ऐसे डमी की तरह क्यों खड़े हो, क्या हो गया है तुम्हें? अगले ही पल चैन आगे बढ़ता है और युन को कसकर गले लगा लेता है, इतनी जोर से कि वो पूरी तरह चौंक जाती है। पिछली जिंदगी में चैन पावरलेस था। ना उसे बचा पाया, ना उसे कुछ दे पाया, ना ही उसे अपने सपने कुर्बान होने से रोक पाया। लेकिन इस बार सब अलग था। वो खुद से कसम खाता है कि वो उसके लिए सब कुछ करेगा। इमोशंस उसके अंदर बेकाबू होकर उमड़ पड़ते हैं। यून उसकी बाहों में अकड़ जाती है, पूरी तरह स्टंड। काफी देर बाद चैन बोलता है, उसकी आवाज कांप रही होती है। 7 साल हो गए हैं यूनी, तुम्हें देखे हुए। वो अनजाने में उसका निकनेम ले लेता है। यूनी तुरंत उसे धक्का देती है, उसका चेहरा लाल हो जाता है। ब्रो, क्या मुझे मारने का इरादा है? वो कपड़े ठीक करती है और उसे डांटने लगती है। पिछले कुछ दिनों से बहुत अजीब बिहेव कर रहे हो, किसी लड़की ने रिजेक्ट कर दिया क्या? हुफ के साथ वो अपना बैग उसकी ओर फेंकती है। चलो घर चलते हैं। चैन और युन साथ साथ घर की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में चैन कैजुअली अपनी पढ़ाई, एग्जाम की प्रेपरेशन और हाल की मेहनत के बारे में बात करता है। उसका टोन हल्का रहता है, जैसे सब कुछ नॉर्मल हो। बात करते हुए वो चुपचाप अपनी बहन को देखता है और सोचता है, इस बार तुम्हें मेरी वजह से दुख नहीं सहना पड़ेगा। उसकी कॉन्फिडेंस और डिटर्मिनेशन सुनकर युन का मूड साफ तौर पर ब्राइट हो जाता है। वो मुस्कुराते हुए सुनती है, उसके कदम हल्के हो जाते हैं। तभी सीन कट होता है। एक संकरी अंधेरी गली दिखाई देती है। कई खुरदुरे से आदमी वहां शैडोज में छुपे खड़े हैं। उनमें से एक धीमी आवाज में बोलता है, यही रास्ता है जिससे सीचन घर जाता है। वो आगे आता है, उसका चेहरा नफरत से मुड़ता हुआ। वो और कोई नहीं, जियांग जियान है। छुप जाओ, वो ठंडे स्वर में आदेश देता है। जैसे ही दिखे उस पर टूट पड़ेंगे। मैं उसे सिखाऊंगा कि मुझसे पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। उसकी आंखों में आग जल रही होती है, पिछली मुठभेड़ से पैदा हुआ गुस्सा। एक ऐसा एनकाउंटर जिसका आउटकम पहले से ही तय है। उसी पल उनमें से एक आदमी हिम्मत करके धीरे से जैंग जियान से बोलता है। उसकी आवाज सावधान रहने की कोशिश के बावजूद हल्की सी कांप रही होती है। बॉस, इतने सारे स्टूडेंट काउंसिल के लोग आसपास हैं, अगर बात ज्यादा बिगड़ गई तो? जैंग जियान का एक्सप्रेशन तुरंत सख्त हो जाता है। उसकी बर्फ जैसी नजर हवा को चीरती हुई सामने वाले पर गिरती है। उसकी आवाज पत्थर पर घिसते लोहे की तरह ठंडी और खतरनाक हो जाती है। मैं तो बस उसे थोड़ा सा सबक सिखाने वाला था, लेकिन उस बास्टर्ड का एटीट्यूड सच में मुझे पागल कर रहा है। एक लो टियर ई रैंक का कचरा, और सोचता है कि अब वो सी रैंक बन गया है। वो दांत पीसते हुए आगे बढ़ता है। उस गार्बेज को पता भी नहीं है कि वो किससे उलझ रहा है। उसी पल चैन के शब्द जैंग जियान के दिमाग में गूंज जाते हैं, जैसे हड्डियों तक ठंडक उतार दे। यू आर टू लाउड, डोंट बॉदर मी एवर अगेन। वो याद उसके अंदर कुछ तोड़ देती है, जैसे एक चिंगारी जो अब काबू से बाहर तूफान बन चुकी हो। जैंग जियान का गुस्सा फट पड़ता है। वो अपने साथियों की ओर घूमता है, उसकी आवाज गुस्से और जहर से कांप रही होती है। जब टाइम आए तो मेरे लिए एक टुकड़ा छोड़ देना, मैं उसे पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा। वो ठंडी हंसी हंसता है। मेरे बाद वो 2 हफ्ते बाद होने वाली ग्रेजुएशन तक भी पहुंच नहीं पाएगा। धीरे धीरे जानबूझकर वो एक चाकू निकालता है। उसकी आंखों में ठंडा अड़िग कॉन्फिडेंस झलकता है। मैं पूरे स्कूल के बेस्ट क्लाउड टाइप असैसिन्स में से एक हूं, बस इंतजार कर, तू पोजर पीस ऑफ क्रैप।
हवा में तनाव जम जाता है। हर हार्ट बीट सन्नाटे में गूंजती है। अगला सीन कहीं ज्यादा शांत लेकिन भारी माहौल के साथ खुलता है। चेन सी युन के साथ चल रहा है। दोनों के हाथों में ड्रिंक्स हैं। बाहर की दुनिया दूर और म्यूटेड सी लगती है। सी युन कुछ देर उसे देखती रहती है, उसकी आंखें कुछ ढूंढती हुई। फिर वो बोलती है, आवाज नर्म लेकिन टटोलने वाली, हे बिग ब्रो, पिछले कुछ दिनों से तुम काफी अजीब बिहेव कर रहे हो। ग्रेजुएशन एग्जाम का स्ट्रेस है क्या? चेन चुप रहता है। उसकी खामोशी बहुत कुछ कह जाती है। शांत आंखों के पीछे छुपा एक तूफान। उसकी चुप्पी देखकर सीयुन सिर टेढ़ा करती है। उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी और हल्की सी शरारत चमक जाती है। मतलब तुम जैसे सिंपलटन को आमतौर पर इमोशंस में इतना उलझते नहीं देखा, वो टीजिंग टोन में कहती है। चेन हल्का सा मुस्कुराता है लेकिन जवाब नहीं देता। सीयुन उसे एक पल और देखती है। उसका एक्सप्रेशन नर्म पड़ जाता है। अब उसकी आवाज ज्यादा सिंसियर हो जाती है। बिग ब्रो, जो भी हो तुम्हें खुद को संभालना होगा। तुम ही तो मुझे हमेशा कहते थे कि लाइफ एक लंबी जर्नी है और अपॉर्चुनिटीज देर सवेर मिलती ही हैं, इसलिए खुद पर भरोसा रखो। चैन के मन में उठते तूफान के बीच ये एक जेंटल रिमाइंडर बन जाता है। दोनों साथ साथ चलते रहते हैं और वही संकरी गली आ जाती है। चलते चलते सी युन धीरे धीरे अपना फेवरेट सॉन्ग गुनगुनाने लगती है। धुन हल्की है, केयरफ्री, जैसे दुनिया के बोझ के खिलाफ एक छोटी सी बगावत। चेन चुपचाप सुनता है, उस आवाज को खुद पर बहने देता है। इकट्ठा होते तूफान के बीच एक पल की शांति। चेन चुपचाप उसके साथ चलता रहता है। उसके कदम स्टेडी हैं, लेकिन उसके थॉट्स धीरे धीरे भटकने लगते हैं। यूनी काफी शार्प है। मिलते ही उसे कुछ गलत लगा। उसे अब तक पता नहीं कि मैं अवेकेंड हूं। उसकी नज़र में कुछ बदला नहीं है। हम शायद अब भी पैसों के लिए जूझ रहे हैं, किसी तरह जिंदगी खींच रहे हैं। थोड़ी देर बाद आखिरकार चेन बोलता है। उसकी आवाज शांत और भरोसे से भरी होती है। मैं ठीक हूं यूनी, प्रॉमिस। लेकिन जैसे ही ये शब्द निकलते हैं, सी युन अपनी नज़र हल्की सी नीचे कर लेती है। वो खुद से ही बुदबुदाती है, अब भी इनकार कर रहा है। क्या ये मेल प्राइड की वजह से है? मर्द सच में बड़े होते होते इमोशनल वॉल्स बना लेते हैं। उसके दिल में हल्की सी स्मग अम्यूजमेंट उठती है। लगता है वो किताब सही थी। वो मन ही मन मुस्कुराती है। गेस यूर गेटिंग ओल्ड बिग ब्रो। वे गली में और अंदर बढ़ते हैं। उनके कदमों की आवाज दीवारों से टकराकर गूंजती है। उन्हें पता नहीं होता कि पीछे से कोई देख रहा है। एक शैडो चुपचाप चलता है, दूरी बनाए रखते हुए, हर कदम को प्रैक्टिस की हुई पेशेंस से फॉलो करते हुए। सीन शिफ्ट होता है। अंधेरे में कई सिलुएट्स जमा हैं। सबकी नजरें चैन पर टिकी हुई हैं। उनमें से एक आदमी जैंग जियान की ओर झुककर धीमे से कहता है, बॉस, उसके साथ एक लड़की भी है। ये सुनते ही जैंग जियान के होंठ टेढ़ी मुस्कान में मुड़ जाते हैं। परफेक्ट, वो खुशी छिपाए बिना कहता है। इस एली में कोई कैमरा नहीं है। वो आसपास देखता है, एक्साइटमेंट से भरा हुआ। गाइस, आज किस्मत हमारे साथ है। उसी समय चेन, जो अपनी छोटी बहन के साथ शांत सा चल रहा होता है, सब कुछ महसूस कर लेता है। पीछे से आती हॉस्टाइल नजरें, वो साफ किलिंग इंटेंट, दम घुट देने वाली डरावनी एनर्जी जो धीरे धीरे करीब आ रही है। उसका एक्सप्रेशन नहीं बदलता, लेकिन उसके सीने में ठंडी आग भड़क उठती है। ये स्टूडेंट काउंसिल वाले बॉस्टर्ड यहां तक आ गए। चलते चलते बिना पेस कम किए चेन कैजुअली जेब में हाथ डालता है। वो ईयरबड्स निकालता है और बड़ी नरमी से सी युन के कानों में लगा देता है। जो भी होने वाला था, वो उसकी एक भी आवाज नहीं सुनेगी। वो उसकी ओर मुड़कर नरमी से बोलता है, यूनी, मुझे ये सॉन्ग काफी पसंद आने लगा है। मैं इसे रिपीट पर सुनता रहता हूं। लो सुनो। सी युन चौंक कर पलके झपकाती है। बिग ब्रो, तुमने म्यूजिक सुनना कब से शुरू किया? उसी पल उसके दिमाग में ख्याल आता है। म्यूजिक किसी इंसान की मेंटल स्टेट दिखाता है। शायद मैं इसे सुनकर बिग ब्रो को बेटर समझ पाऊं। चैन जवाब नहीं देता। उसकी खामोशी जानबूझकर होती है। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ता है, उन फिगर्स की ओर जो उन्हें फॉलो कर रहे होते हैं। जैसे ही वो मुड़ता है, माहौल बदल जाता है। उसकी प्रेजेंस बाहर फैल जाती है, एक अदृश्य क्रशिंग वेट जो हवा तक को दबा देती है। उसकी आंखों का रंग और गहरा हो जाता है, ठंडा, अमानवीय, निर्दयी। उसकी नज़र पूरे जैंग जियान के ग्रुप पर घूमती है। चेन अपनी आई बेस्ड एबिलिटी एक्टिवेट करता है। एक ही पल में सबके लेवल, कंडीशन और मेंटल स्टेट उसके सामने खुल जाते हैं। उधर सी युन पूरी तरह बेखबर रहती है, म्यूजिक में डूबी हुई। धुन साफ, पावरफुल और अजीब सी कंफर्टिंग लगती है। गली में जैंग जियान की टीम आगे बढ़ने लगती है, एक एक करके, अनशेकन कॉन्फिडेंस के साथ। कुछ पलों बाद जैंग जियान खुद आगे आता है। उसकी चाल में एरोगेंस टपकता है। चेन भी आगे बढ़ता है। उसकी आवाज शांत होती है, लगभग नर्म, लेकिन हर शब्द में बीते हुए वक्त का बोझ और अडिग रिजॉल्व छुपा होता है।
मेरी पिछली जिंदगी में साल 2160 में मैंने अपने परिवार का आखिरी सदस्य खो दिया। 2167 में मुझे दोबारा जन्म मिला और तभी मैं अपनी छोटी बहन को फिर से देख पाया। जैसे जैसे वो बोलता है उसके चारों ओर थंडर इकट्ठा होने लगता है। बिजली की लपटें उसके शरीर से फूटती हैं। गली ऑपरेसिव एनर्जी से भर जाती है। हर लाइटनिंग बोल्ट उसके गुस्से की खामोश घोषणा होती है। उसके मन में एक दहाड़ उठती है। 7 साल बाद आज पहली बार मैं अपने परिवार के साथ हूं और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे बर्बाद करने की। उधर जैंग जियान की पूरी टीम टूट पड़ती है, हर दिशा से, लेकिन एक कदम भी जमीन पर पड़ने से पहले चैन के पैरों के नीचे थंडर फट पड़ता है। एक चकाचौंध भरी फ्लैश में वो गायब हो जाता है। अगले ही पल वो उनके बीच होता है। चैन का पैर भयानक ताकत से घूमता है। बूम! एक आदमी हवा में उछल जाता है, पीछे जा गिरता है और जमीन पर हड्डियां हिला देने वाली आवाज के साथ टकराता है। गली में गोली की तरह आवाज गूंजती है। सब जम जाते हैं। शौक उनके चेहरों पर फैल जाता है। उधर म्यूजिक की दुनिया में सी यून अब भी गुनगुना रही होती है। कुछ ही कदम पीछे तबाही मच रही होती है। चैन अपनी मुट्ठी भींचता है। थंडर उसके चारों ओर कस जाता है। हवा तक कांपने लगती है। बिना रुके वो आगे बढ़ता है, स्टॉर्म की तरह। सबसे पास वाले आदमी पर वार करता है। आदमी की आंखों में पैनिक भर जाता है। वो इंस्टिंक्टिवली ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन डर उसे बिट्रे कर देता है। एक गिरता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। चैन नहीं रुकता। थंडर उसके साथ चलता है, जिंदा एंटिटी की तरह। अचानक एक आदमी आखिरी कोशिश में उस पर झपटता है। चैन तुरंत पंच पकड़ लेता है। आयन ग्रिप। एक तेज नी स्ट्राइक। क्रैक। हड्डी टूट जाती है। आदमी की चीख गली में गूंजती है और उससे पहले की आवाज थमे चैन की मुट्ठी उसके चेहरे पर पड़ती है। वो हवा में उड़ता है और जमीन पर आकर गिरता है। दूर खड़ा जैंग जियान ये सब देखता है। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। पसीना बहने लगता है। ये क्या है? ये आदमी इतना स्ट्रांग कैसे हो सकता है? उसका कॉन्फिडेंस टूट जाता है। अब बस कुछ ही लोग बचे होते हैं। चैन आगे बढ़ता है। उसकी प्रेजेंस ही उनके पैरों को कांपने पर मजबूर कर देती है। एक और गिर जाता है। आखिरकार चैन आखिरी आदमी के सामने खड़ा होता है। जैंग जियान। जैंग जियान जम जाता है। पहली बार उसे असली डर महसूस होता है। वो खुद को संभालने की कोशिश करता है और चिल्लाता है, मैं सबसे स्ट्रॉन्ग क्लाउड टाइप असैसिन हूं। तुम सच में सोचते हो कि मुझे हरा दोगे? वो पूरी ताकत से अपनी एबिलिटी रिलीज करता है। क्लाउड एनर्जी उसके चारों ओर फट पड़ती है। चैन जरा भी नहीं हिलता। एक ही पंच में नाइफ उसके हाथ से उड़ जाता है। चैन आगे बढ़ता है। मिड एयर एक और वार। खून फूटता है। दांत टूटते हैं। जैंग जियान जमीन पर गिरता है। आधे होश में वो चैन को अपने ऊपर खड़ा देखता है। इंसान नहीं, एक डीमन। चैन की आवाज ठंडी और निर्दयी होती है। मैंने साफ कहा था, मुझे फिर कभी परेशान मत करना। कौन सा हिस्सा समझ नहीं आया? थंडर उसके चारों ओर पागलों की तरह घूमता है और उसकी आंखें अब गहरे डरावने लाल रंग में जल रही होती हैं। हे दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि हम इस कहानी को जारी रखें तो प्लीज इस वीडियो को अपना पूरा सपोर्ट दें और ऐसी ही नई नई स्टोरीज के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।